हेलो एवरीवन, कैसे हैं अभी सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप कर रहे हैं अपनी कंटिन्यूसली। तो आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 10 है। 10 नंबर मॉक टेस्ट करेंगे हम लोग। और मॉक टेस्ट पे जाने से पहले हमेशा की तरह सरस्वती माँ से आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद में हम चलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 10 पे। ठीक है भाई। तो ये मॉक टेस्ट जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बिगिनर्स है, चाहे वो रिपीटर्स है, चाहे वो कर चुका है, वो पूरी कर चुका है, सबके लिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। सब ने मॉक टेस्ट जरूर देखना है भाई। ठीक है। और जब रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन करते हो तो मैंने कल लाइव में भी बोला था, एक बार आप क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश किया करो, खुद किया करो जितने आपसे होते हैं। ठीक है। बाद में मेरा सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है भाई। और टारगेट एग्जाम जो है वो एसएससी सीजीएल तो हमारा मेन है ही है। उसके अलावा भी जो ऑल एसएससी के अंदर सीपीयू है, सीएचएसएल है ना, और एमटीएसजीडी वगैरह सब हमारे टारगेट है। तो इनको हम टारगेट करके चल रहे हैं एग्जाम्स को। और ये मॉक टेस्ट आपने सबने देखना है। और शाम को लाइव 9:30 बजे आ जाया करो। 9:30 बजे लाइव आ जाया करो शाम को भाई। जहाँ पे बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक माहौल सा बन जाता है कि शाम को एक बार पूरी पढ़ाई का जो है वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, आपका माइंडसेट क्या है, मेंटल पीस आपका कैसा है, सब कुछ पूछ के आपको अच्छे से सो जाते हो। आप सुबह उठ के आपने वापस पढ़ाई में लग जाते हो। ठीक है। तो शाम को 9:30 बजे जो यूट्यूब पे लाइव होता है उसमें जरूर आया करो, इसी चैनल पे होता है। एक नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से, हमेशा की तरह। इसमें क्या सेट बना रहा है ये, ऐसा सेट बनाया है जिसमें ये वाला सेट और ये वाला सेट सेम टू सेम ऑप्शन के अंदर भी देखना है कि वही ट्रिक लगनी चाहिए। तो ये वाला सेट इसने कैसे बनाया, 16 में से पहले 7 को घटाया, उसके बाद में जो बचा उसका स्क्वायर कर दिया तो तीसरी संख्या आ गई। वैसे इसमें पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाया, उसके बाद जो बचा उसका स्क्वायर किया तो ये 64 आ गया। देखो 16 में से 7 घटाया तो 9 बचा, 9 का स्क्वायर किया तो 81 आ गया। ये इसमें देखो 24 में से 16 घटाए तो 8 बचा, 8 का स्क्वायर करा तो 64 आ गया। वैसे वैसे कोई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन चेक करना है। पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पहले जब ऑप्शन चेक करने पड़े चारों, तो पहले पहला ऑप्शन चेक करो, उसके बाद में तीसरा ऑप्शन चेक करो। हो सकता है आपका आंसर पहले में आ जाए, पहले में नहीं आएगा तो तीसरे में आ जाएगा। 80% चांस है कि तीसरे में आंसर आ जाएगा, 99% चांस है कि चौथे में तो आ ही जाएगा। फिर दूसरे पे जाओ। ठीक है। तो अगर पहले में आंसर नहीं होता तो दूसरे में बहुत कम होता है। चलो इसमें चेक करते हैं। पहले में तो 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। 6 का, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा सेट हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे क्या सीरीज फॉलो कर रहा है ये यहाँ पे सीरीज फॉलो कर रहा है। 67 में से कितने घटा रहा है, 46 घटा रहा है। तो अच्छा 67 में कितने घटा रहा है कि 46 आ जाए, तो 7 में से 6 गया 1, और 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे 21 घटा रहा है। उसके बाद में कितने घटा रहा है, यहाँ पे 22 घटा रहा है, यहाँ पे 23 घटा रहा है, यहाँ पे 23 घटा रहा है। उसके बाद यहाँ पे 24 घटा रहा है, तो यहाँ पे 25 घटाएगा। -23 में से अगर माइनस के 25 घटाएगा, मतलब 25 अगर घटाएगा तो कितने बचेंगे, 5 3 8 और 4, यानी कि माइनस के 48 बचेंगे। माइनस के 48, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये सीरीज थी एक। उसके बाद में ये हमारी आकृतियां होती है, कुछ फिगर्स होती हैं जो किसी किसी ऑप्शन में सेट हो रही होती है जी, या तो इसमें ये फिट आएगी पूरी, या फिर इसमें से फिट आएगी, या इसमें फिट आएगी, या इसमें फिट आएगी। तो ये जो आकृति हमारी है वो जो तीसरे ऑप्शन के अंदर जो फिट आ रही है, देखो यहाँ पे ये वाली, ये पूरी की पूरी आकृति यहाँ पे फिट आ रही है। यहाँ पे देखो ये पूरा इधर वाला ट्रायंगल भी है, ये इधर वाला भी बन रहा है। ठीक है। फिट आ रही है कौन सी वाली में, ऑप्शन नंबर 3 में फिट आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिखते ही दिख जाती है कि इसमें नहीं आएगी। देखो ये वाली लीक इसमें नहीं है, ये वाली लाइन इसमें नहीं है, ये ऐसे फिगर इसमें टेढ़ा हो रहा है, इस तरीके से पहले ही दिख जाती है। तो आगे चलेंगे। इसने 68 को 19 बनाया है, 76 को इसने 21 बनाया है, तो 164 को ये क्या बनाएगा, ये हमें देखना है। तो ये क्या जो है इसमें तरीका लगा रहा है, वो लगा रहा है कि पहली संख्या बनाने के लिए इसने दूसरी संख्या में से पहले तो 2 घटाया, दूसरी संख्या में से 2 घटाया, यानी 19 में से 2 घटाया, कितना बचा 17, और उसके बाद 4 से गुणा कर दिया। वैसे इसमें देखो 21 में से 2 घटाया, 21 में से 2 घटाया, यानी कि 19 बच गया, 19 को फिर 4 से गुणा कर दिया तो 76 आ गया। वैसे ही यहाँ पे जो संख्या थी, मान लो कि x थी, x में से पहले 2 घटाया, उसके बाद में उसको 4 से गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दिया तो 164 आ गया। अब 164 को 4 से गुणा कर रहा है, पहले 4 से काट ही देते हैं, 4 से काट देते हैं तो कितना बचेगा, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, x माइनस 2 बराबर 41, x बराबर जो 41 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 43 हमारा आंसर आ जाएगा। 43 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। सीरीज होती है वो फॉलो करनी होती है। उसके बाद में जो है वो हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले प्लेस वैल्यू इसकी उतार लेते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 3 3 15 13, फिर वापस 13, उसके बाद में 21, फिर उसके बाद में 14, 14 के बाद में 9,
14 के बाद में 9, 9 के बाद में 20 और फिर 25, ठीक है। उसके बाद में इसको ये लिख रहा है, ये वाले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 25, 25 के बाद में 25 के बाद में 9, 9 के बाद में 20, 20 के बाद में 21, उसके बाद में 14, उसके बाद में 13, 14 के बाद में 13, 3 और उसके बाद में 15 और उसके बाद में 13, ठीक है, 15 और उसके बाद में 13, ठीक है। अब देखो, अब इसने क्या दिमाग लगाया है और कैसे सेट किया है इस अपनी सीरीज को, कैसे सेट किया है देखो। इसने क्या दिमाग लगाया है, देखो, जो ये सीधा सीधा उठा के यहाँ पटक दिया, जो पहला पहला डिजिट था देखो 3, 15, 13 और उसको देखो 3, 15 और 13, 3, 15 और 13, देखो उठा के पीछे पटक दिया। तो आपको पहले तो ये इस वाले की उतार लो, ये हमारा क्वेश्चन तो ये है, आइसोलेशन की डिकोड करो इसको, इसको करोगे तो 9, 19, 9, 19, 15, 9, 19, 15, 15 के बाद 12 आ जाएगा, 12 के बाद 1 आ जाएगा, 1 के बाद 20 आ जाएगा, 20 के बाद 9 आ जाएगा, 9 के बाद 15 आ जाएगा, 15 के बाद 14 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे कर रहा था ना 3, 15, 13 को लास्ट में पटक दिया, तो अपन 9, 19, 15 है ना, 9, 19, 15 को अपन पीछे पटक देंगे, 9, 19, 15। अब देखो 9, 19, 15 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 9, 19, 15 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी आ रहा है, यानी कि 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास। 2 ऑप्शन में आगे NIA यानी कि आगे से चेक हो जाएगा हमारा। फिर आगे क्या करें, ये 25, 9, 20 कहाँ से आया, यहाँ पे 25, 9, 20 आया, 25 इधर उतारा, यानी कि इधर ये 14 है तो 14 को 14 इधर उतारना पड़ेगा। यानी कि क्या कर रहा है, लास्ट वाले को फर्स्ट में पटक दिया यहाँ पे, फिर क्या करा इसने, फिर जो सेकंड लास्ट था, सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट था, इसको इंटरचेंज करके लिखा है। जैसे जैसे पहली सीरीज में फॉलो किया वैसे अपने को फॉलो करना पड़ेगा। 9, 20 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 9, 20 ऐसा कैसा पटक दिया यहाँ पे, तो अपन भी पटक देंगे, 9, 15 को यहाँ पटक देंगे, 9, 15, 14, 9, 15 किस किस में आ रहा है देखो, इन दोनों ऑप्शन में 14, 9, 15, 14, 9, 15 इस एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सीरीज चेक करी जाती है। बस इसकी भी प्लेस वैल्यू लिखो, प्लेस वैल्यू लिखोगे 2, 15, 20, 20, 20, 20, 12 और 5, इसको जोड़ो, देखो जोड़ बाकी गुणा करके कुछ ना कुछ तो ऐसे 148 बनाया होगा, तो देखना पड़ेगा जोड़ के, 2 और 15, 17, 17 और 20, चलो यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करता हूँ, 20 और 20 40, 40 और 2 42 और 15 और 12 27, 27 और 5 32, तो ये कितना हो गया हमारा 74 हो गया। 74 को ये 2 से गुणा कर रहा है, देखो 2 दूनी 4 और 2 7 14, 100, हाँ 2 चौका 8 और 2 7 14 148 आ गया, यानी कि इसको भी हमें बम्पर को भी जो है वो डिकोड करके 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 2 और 21 और 13 फिर 16 फिर 5 फिर 18, फिर 18 ये है ना, 2, 21, 13, 2, 21, 13 और उसके बाद में 16, 5, 18, 16, 5, 18, ठीक है। 18 ये 18 और 5 23, 23 में अगर हम जोड़ें, 23 में 16 जोड़ना है तो 23 में पहले 6 जोड़ लो, 6 जोड़ोगे 29, 29 और 10 39, 39 और 3 39 और 39 में 13 जोड़ना है तो पहले 39 में 3 जोड़ लो तो 42 आ जाएगा, 42 और 10 52, 52, 52 में अपने को जोड़ना है 52 और 2 54 हो जाएगा, 54 और 1 55, 55 और 20 कितने हो जाएंगे 75, 75 में अगर 2 से गुणा करें, क्योंकि 2 से गुणा इधर भी किया था इसने, इसको भी करना पड़ेगा, तो 150 आ जाएगा हमारा, 150 इस क्वेश्चन का जो आंसर है। आगे इसकी भी सीरीज चल रही है कुछ ना कुछ, और इसका पहले तो हमें प्ले अगर उतारेंगे इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे पहले, तो 1, 3, 3, 21, 1, 3, 3, 21 और उसके बाद में 19, 19, 5 और 4, इसकी अगले की प्लेस वैल्यू उतार लेंगे तो 21, 3, 3, 21, 3, 3, उसके बाद में 1, 1, 1 के बाद में 19 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ये डिकोड करते ही ना ऐसे आपका दिमाग नहीं लगेगा, वहाँ पे एग्जाम में भी क्योंकि हमारा मेन टारगेट है एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है, वहाँ पे आपका दिमाग लगेगा नहीं, ये डी कहीं यहाँ घूम रहा होगा, यहाँ ई यहाँ घूम रहा होगा, आपको तो सीधी प्लेस वैल्यू उतार लेनी है। प्लेस वैल्यू उतारने के बाद देखो कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन। देखो इसको जो है वो क्या बना रहा है, ये 1 और 2 3, इसमें क्या दिमाग लगा रही है, इसमें ये लगा रहा है जैसे ये है पहले 4, पहले 1, 3, 3, 21 है तो 1, 3, 3, 21, देखो इसको उल्टा कर दिया, 1, 3, 3, 21 था, 21, 3, 3, 1 कर दिया, यानी पहले अपन ये वाला उतार लेते हैं। यहाँ पे ये वाला मैं अगर आपके सामने उतार दूंगा तो सीधा अपन करना स्टार्ट कर देंगे, 4, 4, 25, 14, 1, उसके बाद में 13, 9 और 3, ये क्वेश्चन उतार लिया हमने। अब ये कह रहा है कि पहले जो 4 है ना, 1, 2, 3, 4 डिजिट को देखो ये उल्टा कर रहा है ना, तो अपन भी 4 डिजिट को उल्टा कर देंगे। यहाँ पे 4, 25, 14, 1 है तो हम कर देंगे 1, 14, 25, 4, 1, 14, 25, 4 किस में है देखो
1 14 25 4 एक ही ऑप्शन में था जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो आकृति वाला क्वेश्चन है इसमें कुछ जोड़ के सीरीज बना रहा है कि इसमें कुछ जोड़ा तो ये बना, इसमें कुछ जोड़ा तो ये बना, इसमें कुछ जोड़ा तो ये बना, इसमें कुछ जोड़ा तो ये बना। आगे क्या जोड़ेगा देखना है। देखो ये लाइन खींच के ना आकृतियों को पूरा कर रहा है। देखो ये वाला यहाँ तक अधूरा था और आगे बाद में ये पूरा हो रहा है। तो कितनी लाइनें खींची, एक तो ये खींची, एक तो ये खींची, इसने एक ये खींची, एक ही लाइनें खींची, 2 लाइन तो ये होगी। फिर आगे क्या कर रहा है, एक ये लाइन खींच रहा है, एक ये लाइन खींच रहा है, यानी कि इसमें ये 2 और 2 4 लाइनें खींच के अगला वाला ये फिगर बना रहा है। ठीक है, अगला वाला ये फिगर बना दिया। अब इसमें कितनी लाइनें जोड़ रहा है ताकि ये अगला फिगर तो था ही पूरा, ये तो पूरा था, इसका तो कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर आगे क्या कर रहा है, एक तो लाइन ये खींच रहा है, एक लाइन ये खींच रहा है, फिर ये खींच रहा है, फिर ये खींच रहा है, यानी कि 1 2 3 इसमें 3 लाइनें जोड़ रहा है। 3 लाइन जोड़ के ये वाला फिगर बन रहा है। अब ये वाले फिगर में आगे कितनी लाइनें जोड़ के फिगर बना रहा है देख लो। ये 2 तो सेम टू सेम रहेंगी, ये आकृति तो सेम टू सेम रहेगी। आगे कितने लाइनें जोड़ रहा है, 1 2 3 और 4 लाइनें जोड़ रहा है, यानी कि 4 लाइनें जोड़ के ये वाला फिगर बना दिया इसने, ये वाला। अब इस वाले फिगर में कितनी लाइनें जोड़ के अगला वाला फिगर बनाएगा। अब देखो इसमें 3 जोड़ेगा, ऑब्वियसली पहले 4 जोड़ रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, फिर 4 जोड़ रहा है, अब 3 जोड़ेगा, 3 जोड़ेगा। देख लो कैसे जोड़ेगा 3। एक तो ये यहाँ पे जोड़ देगा, एक यहाँ जोड़ेगा तो ये आकृति पूरी होगी, एक यहाँ होगी। फिर देखो 1 और 2 3 हो गए, यानी कि यहाँ पे इसने 3 जोड़ा तो आगे वाली आकृति बन गई। यानी कि अब 4 जोड़ेगा, इसमें 4 जोड़ेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। 4 कैसे जोड़ेगा देखो, 3 तो ये तो ऐसी कैसी रहेगी, उसके बाद में यहाँ पे 1 तो ये जोड़ देगा, एक ये जोड़ देगा, एक ये जोड़ देगा, 3 तो ये होगी। 3 के बाद में स्टार्टिंग कहाँ से किया था, स्टार्टिंग यहाँ से करना पड़ेगा शुरू से। 3 के पहले एक लाइन यहाँ खींच देगा, तो यानी कि 4 डब्बे पूरे होने के बाद में शुरुआत में एक लाइन होनी चाहिए, वो एक लाइन इसी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर जो है वो डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या करे, डब्लू और क्यू में क्या डिफरेंस है, सॉरी क्या रिलेशन है। और ये रहा ए बी का पिता है, डब्लू है वो क्यू का पिता है, डब्लू है वो क्यू का पिता है। डब्लू क्यू का पिता है तो पिता के लिए प्लस का निशान लगा देंगे। मैं मेल के लिए प्लस ले लेता हूँ और फीमेल के लिए माइनस ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में क्यू और टी में क्या रिलेशन है, एच वाला देख लो भाई। ए बी की बहन है, यानी क्यू है वो टी की बहन है, क्यू है वो टी की बहन है, क्यू टी की बहन है। ठीक है, यानी कि बहन है तो ये माइनस लगा देंगे, फीमेल हो जाएगी, बहन होगी तो। टी और वाई में क्या रिलेशन है, टी और वाई में ए बी का पिता, यानी टी है वो वाई का पिता है, टी है वो वाई का पिता है। ठीक है, अभी टी वाई का पिता कर देते हैं अपने, क्या दिक्कत है। अगर टी पिता है तो इसको प्लस कर देंगे क्योंकि फीमेल हो जाएगा, पिता है तो। वाई वाई और एम में ए बी का पुत्र है, यानी वाई जो है वो एम का पुत्र है। नहीं यार, वाई तो टी का पुत्र है, एम का कैसे हो सकता है, हो सकता है, ये तो इसके पिता है। इसकी माता कौन होगी, माता होगी एम, यानी कि एम और टी का पुत्र है वाई, तो एम इसकी माता हो जाएगी। पहले से इसने बोला कि वाई जो है वो टी का पुत्र है, ठीक है हमने लिख दिया। फिर इसने बोला वाई जो है एम का भी पुत्र है, तो टी को तो इसने पापा बना दिया था पहले, तो माँ इसकी कौन बनेगी, माँ इसकी एम बन जाएगी, तो एम को हम फीमेल बना देंगे। पुत्र है इसका मतलब ये भी पुत्र है, तो इसको भी प्लस का निशान दे देंगे, मेल हो जाएगा पुत्र होगा तो। एम और के में क्या रिलेशन है, एम और के में परसेंटेज वाला देखो, ए बी की माता यानी एम है वो के की माता है, एम के की माता यानी ये के इसका या तो कोई भाई है या बहन है, वाई का भाई है बहन है, तभी तो ये इसकी माता होगी। ठीक है, अब पूछ रहे क्यू के से किसी प्रकार संबंधित है, क्यू है वो के से किसी प्रकार संबंधित है, तो क्यू के का पिता कौन है, टी की बहन कौन है, जो है वो क्यू है, तो के पिता की बहन है, पिता की बहन वाला ऑप्शन का है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो कुछ पेंसिल्स है वो रोड्स हैं, कुछ पेंसिल्स के रोड, ये कुछ पेंसिल है और कुछ रोड है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि कोई रोड है वो डोर नहीं है, कोई रोड डोर नहीं है तो डोर को रोड से अलग कर देंगे, कोई रोड है वो डोर नहीं है। ठीक है, सभी बॉल्स है वो रोड्स हैं, सभी बॉल्स रोड्स है तो रोड के अंदर आ गया बॉल्स तो। ठीक है, बॉल्स तो अंदर आ गए, ये बॉल हो गए। उसके बाद कह रहे हैं निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं, यानी कि कंक्लूजन क्या कह रहा है, सभी पेंसिल्स के बॉल्स होने की संभावना है। ठीक है, सभी पेंसिल्स के बॉल होने की संभावना है, सभी पेंसिल्स बॉल होने की संभावना है, सभी पेंसिल्स के बॉल होने की संभावना है। सभी बॉल रोड है, सभी बॉल जो है वो रोड है। ठीक है, सभी पेंसिल्स के बॉल होने की संभावना कैसे हो सकती है, सभी बॉल्स के पेंसिल होने की संभावना जरूर हो सकती है, सभी पेंसिल के बॉल होने की संभावना है। इसमें आपको कुछ लग रहा है कि थोड़ा मिस प्रिंट, कोई रोड है वो डोर नहीं है, कोई रोड तो डोर नहीं है कुछ। अच्छा ये सभी, मैं उसको सभी क्यों पढ़ रहा हूँ,
मेरे को कुछ सभी दिख रहा है, बताओ कुछ पेंसिल के बॉल होने की संभावना है। हाँ, कुछ पेंसिल जो है वो ये बॉल होने की संभावना कैसे हो सकती है? देखो एक और फिगर बना के बताता हूँ। देखो इसने ये बनाया, ये तो पी का फिगर है, उसके बाद में ये आर आ गया, ठीक है, ये आर आ गया। आर के बाद में ये कह रहा है कि कुछ बॉल है, चलो ये उसके बाद में डी भी आ गया। डी आने के बाद में बॉल वाला क्या बोला था इसने? सभी बॉल है वो रोड्स है, सभी बॉल रोड्स है। तो बॉल को मैं यहाँ भी तो बना सकता हूँ, यहाँ बना सकता हूँ ना बॉल को। यहाँ बनाऊंगा तो कुछ जो पेंसिल्स है वो बॉल हो सकती हैं, कुछ पेंसिल्स के बॉल होने की संभावना, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस बॉल को मैं यहाँ रखता तो संभावना जरूर है, ये कह देता ना डेफिनेटली है, डेफिनेटली तो नहीं है, डेफिनेटली वाला गलत हो जाता, क्योंकि बॉल मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। इसका मतलब कि इसने संभावना बोला तो हमारा सही हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि कोई बॉल्स है वो डोर नहीं है। यहाँ कुछ को मैं सभी पढ़ रहा था इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। कोई बॉल्स है वो डोर नहीं है, कोई बॉल डोर नहीं है। देखो कोई बॉल डोर नहीं है, सही कह रहा है, बिल्कुल सही है। देखो बॉल तो इसके आर क्या है? रोड है, हमारा रोड के अंदर बॉल है, और रोड को ही मना कर दिया कि वो डोर नहीं है, तो इसका मतलब बॉल भी नहीं है, ये हमारा सही हो जाएगा दूसरा भी। तीसरा क्या कह रहा है? सभी रोड्स है वो बॉल्स है, सभी रोड्स बॉल नहीं है, सभी बॉल्स रोड्स है, उल्टा कह रहे हैं तो यानी कि ये वाला गलत हो गया। कुछ पेंसिल डोर नहीं है, कोई पेंसिल डोर नहीं है, कह रहे कि कोई पेंसिल डोर नहीं है, कोई भी पेंसिल डोर नहीं है। कोई पेंसिल डोर कैसे नहीं है? जैसे मान लो ये डोर है, डोर को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता, मान लो डोर को यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता, तो ये कंडीशन तो मेरी वैसी वैसी रहती कि आर से दूर करना था, आर से मैंने दूर भी कर दिया देखो डोर को, और डोर को पी के अंदर भी कर दिया। यानी कि ये संभावना अगर बोलता ना कि कोई पेंसिल है, कुछ पेंसिल्स के डोर होने की संभावना है, तो बिल्कुल मेरा सही हो जाता। इसी कह रहा है कि कोई पेंसिल डोर है ही नहीं, क्यों नहीं है? मैं तो डोर को उठा के यहाँ रख दूंगा, हो सकती है, इसलिए ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि ये नेगेटिव दे रहा है, नेगेटिव तो हमारा गलत होगा। फिर कौन कौन सा सही हो गया? 1 और 2 नंबर सही हो गया, तो 1 और 2 नंबर अनुसरण करता है, हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो ये कह रहा है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, होते हैं। उसके बाद में कह रहे हैं कि ये इसको क्या बोलते हैं? एग प्लांट को बोलते हैं बैंगन। बैंगन में, बैंगन एक प्रकार की सब्जी है, तो ये तो कोई रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उसके बाद फ्लैश यानी मांस मुर्गी का होता है, नहीं ये भी नहीं। उसके बाद कॉटेज चीज में प्रोटीन होता है, यानी कॉटेज चीज क्या होता है? हमारा होता है पनीर, होता है पनीर के अंदर प्रोटीन होता है, और राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, यानी कि ये हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी फटाफट से प्लेस वैल्यू लिख दो, 14 20 18, 14 20 18। उसके बाद में 20 3 और 5, ठीक है, 26 12 और 18, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद में 6 21 और 5, ये भी ठीक है। अब देखो आगे कौन सी आएगी, तो 18 5 यानी कि 18 तो आएगा, ये सीरीज चल रही है तो 18 तो लास्ट में आएगा। 18 लास्ट में किसमें? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आगे देखो, आगे देख 14 और 6 20, 20 और 6 26, 26 और 6 यानी कि 12 आएगा शुरुआत में, 12 दोनों में आ रहा है। उसके बाद इसको भी चेक करना पड़ेगा। 20 में से 9 घटा रहा है क्या? 20 में से कितना घटा रहा है? 20 3 12, 12 और 3 और 9 12, अच्छा 20 और 9, 20 और 9 29 होता है। 29 तो हमारे अल्फाबेट ही नहीं होते, तो 26 होते हैं। 26 को 26 प्लस 3 करेंगे तब 29 आएगा, तो इसलिए इसको 3 कर दिया। उसमें वापस जो 9 जोड़ेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 9 जोड़ेगा तो 21 हो जाएगा, 21 में 9 जोड़ेगा तो 30 हो जाएगा। और 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 लिखेंगे, क्योंकि 26 अल्फाबेट होते हैं हमारे टोटल, तो 4 किस में आ रहा है? बीच में, इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है करने का। आगे चलेंगे, इस क्वेश्चन में भी सेम टू सेम वही जो है वो हमें लिखनी है प्लेस वैल्यू। तो 4 2 11 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। इसकी क्या हो जाएगी? 7 4 और 12, ठीक है, 10 6 और 13 हो जाएगा। 13 8 और 14 हो गया। अब आगे क्या आ जाएगा? तो 11 12 13 14, तो यहाँ 15 तो आएगा ही आएगा, यानी कि ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। 2 2 4 2 6 2 8, 10 किस में आ रहा है? बीच में। 10 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, चलो ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 3 7 3 10 और 3 13 और 3 16, यहाँ पे 16 आएगा। 16 की शुरुआत में किस में? इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे एलिमिनेट किया करो। अब देखो इसको कितना टिल्ट कर रहा है इधर, देखो ये वाला ट्राइंगल था ना, इसको इधर टिल्ट कर रहा है, इधर टिल्ट कर रहा है। तो ये वाला भरा वाला देख लो, भरा वाले को इधर टिल्ट कर रहा है। कितना टिल्ट किया इसने? इतना 45 डिग्री टिल्ट किया। उसके बाद में इधर 45 किया तो ये इधर आ गया, इधर इधर किया तो फिर ये इधर आ गया। अब ये एकदम नीचे आएगा, एकदम नीचे आएगा। एकदम नीचे किस में? ऑप्शन नंबर 4 में। इसमें तो जो है वो इधर है, इधर मुंह कर रखा है इसने, इधर ऊपर कर रखा है इसने, इधर इधर ज़्यादा घुमा दिया, यानी कि 45 डिग्री घूमेगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। या करते हैं, बहुत आसान होती है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन वापस आ गया। पी आर का पिता है, पी जो है वो आर का पिता है, ठीक है। अभी पी आर का पिता है, पी है वो आर का पिता है, पहले ही बना दिया हमने, तो पी आर का पिता है। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लेते हैं। जब ऑप्शन चेक करने
तो बोलता हूँ पहले ऑप्शन नंबर 1 ए चेक करेंगे, उसके बाद बी सी चेक करेंगे, उसके बाद डी, उसके बाद बी पे आएंगे। तो पहला ए चेक कर लेते हैं, पी प्लस क्यू। प्लस वाला कहाँ है भाई, प्लस वाला ये रहा। ए बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी पी है वो क्यू का पिता है, ठीक है भाई, पी क्यू का पिता है, पी है वो क्यू का पिता है। अब अगर क्यू का आर जो है भाई और बहन बन जाए तो आर का पिता भी पी हो जाएगा, आर का पिता भी पी, तब कैसे होगा, हमें तो आर का पिता बनाना है पी को, पी का आर का पिता जब होगा जब क्यू का आर जो है वो या तो भाई बन जाए या बहन बन जाए। तो क्यू गुना में आर, देखो ए बी का भाई है, यानी कि क्यू है वो आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, आर का भाई है मतलब ये भी इसका जो है वो बेटा हो गया पी का, और आर का जो है वो पिता पी हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सटीक बैठ गया, हमें तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे चेक करेंगे, आगे कह रहा है कि कोई ए है वो बी नहीं है, नो ए इज बी। तो ए को बी से अलग कर देंगे, कोई ए बी नहीं है। फिर कह रहा है कि कोई सी है वो बी नहीं है, तो कोई सी बी नहीं है, तीनों अलग अलग है आपस में, ठीक है। अब आगे चेक करेंगे इसका निष्कर्ष क्या कह रहा है, कंक्लूजन। सी है वो ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी है वो ए नहीं है। अगर ये डेफिनेटली बोल रहा है कि कुछ सी ए नहीं है तो ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। अगर ये बोल देता कि कुछ सी के ए होने की संभावना है तो हमारा सही हो जाता। कैसे, जैसे अलग फिगर बनाता हूँ, जैसे ए बनाया मैंने, उसके बाद मैंने इसने कहा कि ए है वो बी से अलग है। अब बी से सी अलग है तो ये यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो कर सकता हूँ मैं, सी को मैंने इसके अंदर डाल दिया, ए के बताओ, ये देखो बी से अलग है कि नहीं है, बी से अलग है, देखो बी से भी अलग हो गया और उसके बाद में ए के अंदर भी हो गया। तो कुछ सी के ए होने की संभावना बोलता तो सही हो जाता। ये तो कह रहा है कि कुछ सी है वो ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, तो ये नहीं वाला तो मैंने भी बोला था जब पॉजिटिव देगा तो नेगेटिव जो है वो ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये वाला भी निष्कर्ष हमारा अनुसरण नहीं करेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, ये बहुत माइनर सी मिस्टेक करते हैं। कुछ कह रहा है कि ए है वो कुछ सी है वो ए नहीं है, क्यों नहीं है, कुछ सी ए हो सकते हैं, देखो सी ए हो सकते हैं, उसमें देखो आके यहाँ हो सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे हो सकते हैं, कुछ कैसे नहीं है, ये तो पूरा गलत बता रहा है। कुछ ए है वो बी है, कुछ ए बी कैसे बी से अलग कर दिया, ये तो सिंपल था। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया, यानी कि कोई अनुसरण निष्कर्ष नहीं करता, ना ए ना बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो 4 और 6 को इंटरचेंज करना है, तो कौन सा ऑप्शन सटीक बैठता है। जब भी ऑप्शन चेक करते हैं तो पहला ए करते हैं, फिर बी सी करते हैं, फिर डी करते हैं, उसके बाद बी पे आते हैं। चलो 4 और 6 को इंटरचेंज करते हैं, तो देखो ये 6 हो जाएगा, पहले ही चेक कर लेते हैं। 6 भाग में 2, 2 प्लस 3 माइनस का 4 गुना में 5, 6 की जगह 4 लिखना है ना, गुना में 5, देखो 3, 3 और 3 6, 6 में से क्या घटाएंगे, 6 में से घटाएंगे 4 5 20, 6 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 14 बचेगा, यानी कि ये हमारा भी सही हो गया। सही होगा और सही नहीं होगा इसमें पहले ध्यान दे लिया करो, मेरी तो नज़र पड़ गई थी विल बी करेक्ट या विल नॉट बी करेक्ट, इस पर ध्यान दे लिया करो। यहाँ कई बार नोट लगा होता है, इसका मतलब कि तीनों में से, मतलब चारों में से 3 ऑप्शन तो सही होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, और एक फॉलो नहीं कर रहा होता है, वो हमारा करेक्ट आंसर होता है। आगे चलेंगे, इसमें क्या 14 28, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, ठीक है। 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, यानी कि ये वाला ऑड है, ये यहाँ पे 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 आना चाहिए, सॉरी, तो 28 दूनी 56 और 56 आना चाहिए था यहाँ पे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो ऑड हो रहा है, तो ऑड वन आउट चूज करना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो देखो क्या दिमाग लगा रहा है, ये बहुत बहुत सी ट्रिकी सा क्वेश्चन है। इस वाली सीरीज को जहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाया वहाँ पे लोगों ने 3 या 4% लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और बहुत सिंपल सी है। जब बहुत सारी ट्रिक्स आप लगाते चले जाओगे ना तो आपका दिमाग अपने आप फॉलो करने लग जाएगा उन ट्रिक्स को। देखो क्या ट्रिक लगाई है उसने, 16 को 96 बनाया। 96 कैसे बनाया, 16 में पहले तो उसने 16 लिख लिया यहाँ पे, 16 के बाद उसने पहली जो 16 संख्या थी उसके अंदर 2 जोड़े, 16 के अंदर 2 जोड़े, 2 जोड़े तो ये हो गया 18, 18 हो गया। उसके बाद में 18 का गुणा कर दिया, उसके बाद पूरी पूरी संख्या को 2 से भाग दे दिया, 2 से भाग दे दिया, सॉरी 3 से भाग दे दिया, 3 छंग 18 और 16 6 की 96। वैसे इसमें क्या किया, पहले तो 18 लिखा, 18 के अंदर फिर 2 जोड़ा, 18 के अंदर जोड़ा और उसको इसके अंदर गुणा कर दिया, 20 हो गया। उसके अंदर फिर पूरी संख्या जो आई उसके अंदर 3 का भाग दे दिया, 3 का देखो 3 छंग 18 और 20 छंग 120। एक ऐसी सीरीज फॉलो कर रहा है, ये सीरीज फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, पहले पहली संख्या लिखता है, ये पहली संख्या लिखता है, ये उसके अंदर गुणा किसका करता है, पहली संख्या के अंदर 2 जोड़ के गुणा करता है, 2 जोड़ के गुणा करता है। उसके बाद में टोटल जो संख्या आती है 3 से गुणा कर 3 से भाग दे देता है, तो लास्ट में जो तीसरी संख्या जो है वो आ जाती है, ठीक है भाई। आगे अब ये क्या करेगा, देखो पहली संख्या मान लो कि x थी हमारे पास, x थी हमारे पास पहली संख्या, आ जाएगा क्या यहाँ पे ये क्वेश्चन,
थोड़ा सा अपन इसको डिलीट कर देते हैं, इधर वाले को हटा लेते हैं ताकि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसको हटा लेते, देखो क्या कह रहे हैं। मान लो कि पहला जो संख्या x थी, x के अंदर पहले उसने 2 जोड़ा, x के गुणा किस में करेगा तो x प्लस 2 का करेगा, x प्लस 2 का करेगा, भाग किसका देगा 3 का देगा, आ कितना जाएगा हमारे पास 161 आ जाएगा। देखो x स्क्वायर प्लस में 2x बराबर कितना आ जाएगा, बराबर ये 3 एकम 3 और 3 चंग 18, 3 एकम 3 और 1 4, 483 आएगा और यहाँ पे 483 आके माइनस हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब ऐसी दो ऐसी संख्या देखो जो जिनका डिफरेंस तो ये 2x हो और उनका मल्टीपल ये हो, तो ये संख्या एकदम से आपने ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में तो आएगी नहीं। अब यहाँ से ऑप्शन से उठा के देखनी है। सोचो मैं 22 और 24 ले लूँ, 22 और 24 ले लूँगा तो 22 और 24 का मल्टीपल तो मैं 21 और 23 ले लूँ, 21 और 23 ले लूँ, मान लो 21 और 19 भी लेता तो भी मैं मल्टीपल नहीं बैठा पा रहा, 19 एकम 19 9 आ जाता लास्ट में। 21 और 23 ले लेता हूँ मैं, 21 और 23 लिया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में, अब मैंने क्या लिया 23x माइनस में 21x, ठीक है। 2 संख्या ले ली मैंने, इससे अंदाजा लगा लिया मैंने, 21 और 23 ले लिया मैंने। अब इसका देखो गुणा करोगे 21 और 23 का तो 21 से कम 21 दिया 63, 21 दिया 63 और 21 दूनी 42, 42 और 6 कितने हो गए 48, ठीक है। 483 भी आ गया, बराबर 0 है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, x इधर कॉमन ले लोगे, x इधर कॉमन लोगे तो x प्लस 23 बच जाएगा, ये वाला तो x प्लस 23 बचेगा, माइनस 21 कॉमन ले लोगे, यहाँ से 21 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 23 ही बचेगा अंदर। क्यों बचेगा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस अंदर जाके इसको प्लस कर देगा तो ये भी x प्लस 23 बचेगा, बराबर 0 है, ये बराबर 0 है, ठीक है 0 है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 2 फैक्टर आ गए हमारे पास, एक तो x माइनस 23 आ गया, या सॉरी x प्लस 23, और एक हमारे पास आ गया x माइनस 21 बराबर में 0 है, इसमें भी और इसमें भी बराबर में 0 है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस की 23 आएगी, जो माइनस में तो हमारी कोई भी वैल्यू आ नहीं सकती, और यहाँ पे निकालूंगा तो प्लस का 21 आएगा, तो प्लस 21 वाला हमारा ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। कि ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, कई कभी यारी थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है, एक आधी मिनट ले लेता है, ये एग्जाम में करोगे तो आपको 1 मिनट लेगा। कोई क्वेश्चन जरूरी नहीं कि रीजनिंग का, कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसको अपन 20 सेकंड में करके निकलते हैं, पर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमारी 1 मिनट भी खा जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल पे। चलो इसको करके देखते हैं भाई। इसमें तो साइन जो है चेंज करने, तो पहला ही ऑप्शन चेक करेंगे, उसके बाद तीसरा करेंगे, उसके बाद चौथा करेंगे, फिर दूसरे पे आ जाएंगे। देखो पहला करके देख लेते हैं, 50 भाग 10, 10 गुणा में, और ये ऑप्शन एज इट इज है, मैंने कोई बदले नहीं है ये ऑप्शन कि मैं आप सोचो कि यार सर ने पहले के बाद तीसरा ये कह रहे हैं ना तो इस ऑप्शन चेंज करके रख दिए होंगे, नहीं, ये एज इट इज नाम में पूछे गए हैं वही यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है भाई। चलो 50 में भाग दीजिए 10 का, फिर गुणा करेंगे 20 का गुणा किया, फिर प्लस करेंगे 5 बराबर 105 आ जाएगा। देखो ये इसको इससे काटेंगे, 50 दूनी 100, 100 प्लस 5 105, यानी पहला ही ऑप्शन सटीक बैठ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो ये हमारा डिक्शनरी के हिसाब से, शब्दकोश के हिसाब से तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा वो देखना है, कौन सा वर्ड आएगा भी देख लेते हैं। तो ओवर तो सब में है, ओवर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, डब्लू तक भी सारे हैं, डब्लू भी इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें भी है। डब्लू के बाद में इसमें ओ है, इसमें आर है, तो और आर तो बहुत पीछे रह जाएगा। इसमें एच है, इसमें ई है और ई है, यानी ई वाले में से देखना है, पहले दूसरा तो ये आएगा क्योंकि दोनों में ई है, इसमें एच तो बाद में आएगा, ई पहले आता है पर एच पहले आता है। आप कहोगे सर ई पहले आता है, तो ई देखो इसमें ई है, उसके फिर बाद में वापस ई है और इसके फिर बाद में आई है, यानी कि पहले तो 5 नंबर आ जाएगा फिर 4 नंबर आ जाएगा। 2 तो हमारे फिक्स हो गए, इन दोनों को तो हटा दो, इन दो। अब तीनों में से देखो कि इस स्थान पे कौन सा आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्योंकि तीसरे स्थान पे पूछा है, देखो ओवर डब्लू है, डब्लू तक तो सेम है, उसके बाद में इसमें ओ आ रहा है और इसमें आर आ रहा है और इसमें एच आ रहा है। अब पहले कौन सा आएगा बताओ, एच आएगा, आर आएगा और ओ आएगा। तो आप कहोगे सर पहले तो एच आएगा, एच कौन सा है, तो तीसरा वाला है, तो तीसरा वाला ऑप्शन में देखो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ओवरवेलमिंग, ठीक है। ये हमारा तीसरे नंबर पे आएगा शब्दकोश के हिसाब से। ये वाला देखो, ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, बाद में यहाँ पे 5 लगाया मैंने। देखो अब ये ऑप्शन चेक करने वाली ट्रिक यहाँ पे सटीक बैठेगी। पहला ऑप्शन चेक करना है, देखो 10 और 10 की जगह 20 लिखना है और गुणा की जगह प्लस लिखना है। देखो 28 गुणा में 7, 28 गुणा में 7 प्लस में 10 भाग में 5,
5 माइनस में 10, 10 की जगह 20 लिखना है ना, तो 20 माइनस में 10 हो जाएगा। अब देखो 28 में से 7 का गुणा करोगे, 7 में से अगर ये 5 चौक 20, फिर 4 और जोड़ लोगे तो 5 तो नहीं आएगा आगे, यानी कि ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। पहले गुणा करके क्यों देखना, 28 में से इतनी बड़ी वैल्यू आएगी, इसमें से अगर -10 करेंगे तो 5 आ जाएगा, नहीं आएगा, बराबर में 5 लाना है अपने को। तो अब 5 और 20 को तो हम देखेंगे नहीं, पहले तो तीसरे ऑप्शन को देखेंगे। 7 और 28 को देखो भाई, 28 की जगह 7 रखो तो 7 रख दिया, और 7 रख दिया, प्लस की जगह प्लस रहेगा। उसके बाद में गुणा की जगह क्या रखना है, भाग रखना है, तो गुणा की जगह भाग रखना है, तो 28, क्योंकि 28 की जगह 7 रखना है, 7 की जगह 28 रखना है, भाग रख देंगे। भाग किसका देंगे, 10 का देंगे। भाग अगर 10 का देंगे तो आप खुद सोचो, अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो ये तो इंटीजर आएगा। गुणा की जगह, अच्छा इधर क्या है, गुणा 5 है, ठीक है, ये गुणा 5 है, मान लिया मैंने 5 है, माइनस का 20 हो जाएगा ना, माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लो करके, ये देख लो, 5 दूनी 10 और 2 14, 14 और 7 कितने हो गए, 14 और 7 हो गए आपने 21, 21 में से 20 घटाएंगे तो ये 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि ये वाला तो ऑप्शन हमारा सटीक नहीं है, ये वाला भी गलत हो गया। आगे चेक करेंगे, 5 और 10 को इंटरचेंज करना है और प्लस और भाग को इंटरचेंज करना है। चौथा वाला ऑप्शन देखेंगे, तो चौथा वाला ऑप्शन 5 और 10 को करके देखो, 28 प्लस की जगह भाग लगाना है, तो 28/7, ठीक है, 7 हो गया। उसके बाद में गुणा की जगह क्या लगाना है, गुणा की जगह तो गुणा ही लगाना है, 10 की जगह 5 लगाना है, ठीक है। उसके बाद में भाग की जगह क्या लगाना है, भाग की जगह प्लस लगाना है, और 5 की जगह 10 लगाना है, माइनस की जगह माइनस, 20 की जगह 20, ठीक है। तो 7 चौक 28 और 4 5 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, और 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, गलत हो गया क्या, एक बार दोबारा करके देखेंगे। 5 और 10 को दोबारा करके देखेंगे, ये वाला, ये मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया कहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। देखो 5 की जगह 10 रखेंगे, 28 की जगह तो फिर 28 रहेगा, 28 अपॉन में 28 अपॉन में आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि प्लस की जगह भाग है। उसके बाद में गुणा की जगह गुणा हो जाएगा। उसके बाद में 10 की जगह 5 आ जाएगा, 10 की जगह 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद में भाग की जगह प्लस आ जाएगा, भाग की जगह प्लस आ गया, 5 की जगह 10 आ जाएगा, 5 की जगह 10 आ जाएगा, माइनस में माइनस की जगह तो माइनस रहेगा, 20 की जगह 20 रहेगा। उसके बाद ठीक है, तो ये चेक करो, 7 कोई 4 से काटेंगे, 4 5 20, 20 में 10 जोड़ेंगे, 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। 30 में से अगर 20 घटाएंगे, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 आना चाहिए ना, 10 आना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, 5 और 20 को। ये ऑप्शन थोड़ा ना, ये मैंने भी अपने हिसाब से ऑप्शन थोड़ा ठीक करके लिखा था, ये मिस प्रिंट है यार, इसको छोड़ो। ये एग्जाम के अंदर ही ना थोड़ा एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन गलत आया था, मैंने अपने हिसाब से सही करके लिखा था, पर ये सही हुआ नहीं अच्छे से, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये मिस प्रिंट है। और एग्जाम के अंदर ही मिस प्रिंट था ये, ठीक है, एग्जाम के अंदर मिस प्रिंट था, मैंने सोचा इसको थोड़ा सही करके लिख दूँ, पर ये सही हो नहीं पाया, ठीक है भाई। आगे चेक करेंगे, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे अपन सीधा। क्वेश्चन नंबर ये कितना हो गया था, 22 हो गया था, 23 पे चलो। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो फटाफट, 16 14 और 13। उसके बाद में इनकी 5 4 3 और 2, ठीक है। उसके बाद में 19 19 के बाद 18, 18 के बाद 17, फिर 16। उसके बाद में 2 25 24 और 23। देखो 23 और 24 25, उसके बाद में कितने जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है यहाँ पे, 16 17 18 19, 2 3 4 5 13 14 15 16, यानी कि ये वाला ऑड है, ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। अब देखो इसमें बहुत सिंपल है, आकृति ये पेपर कटिंग है, पेपर कटिंग करने के बाद में खुलेगा कैसे, तो खुलेगा मैंने आपको हमेशा बोला, सबसे पहले तो इनको ही देखो, कहीं ये जो है वो यहाँ पे तो सेम रहेगा ना, यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ तो सेम रहेगा। देखो यहाँ पे देखो, इसको उल्टा कर दिया, घुमा दिया, ये वाला सही है, ये वाला सही हो रहा है, इसमें भी सही हो रहा है। इसको उल्टा घुमाएगा, देखो यहाँ इसको उल्टा घुमाएगा तो इसके जैसी जैसी आकृति खुलनी चाहिए ना इसकी, तो यानी कि उल्टा हो रहा है, यानी ये जो है आंसर हमारा नहीं हो सकता। और इसका देखो, इसको यहाँ से तो उल्टा कर दिया, इसको पूरा उल्टा घुमाया, इसको उल्टा घुमाते टाइम इसका मुंह इधर, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ये हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता, देखो ये भी नहीं हो सकता, इसको उल्टा घुमाने की बजाय यहाँ पे सीधा इधर आना चाहिए, इसको इधर कर दिया, यानी कि ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, ये वाला जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आकृतियों वाला तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस देखना होता है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है। ये वही है, ऑप्शन के अंदर कहीं ना कहीं आकृति फिट हो रही होगी, तो फिट कहाँ हो रही है, देखो यहाँ हो रही है, ये वाला ऑप्शन जो है इसमें फिट हो रही है। यहाँ से देखो ये वाला, ये पूरा का पूरा, यहाँ पे ये आगे वाली नोक बन जाएगी, और ये पूरा का पूरा ये इधर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो है सेट बैठ रहा है।
ठीक है। उसके बाद हमारा जीके आ गया। जीके देखो भी, आशा भोसले के नाम किस वर्ष सर्वाधिक स्टूडियो रिकॉर्ड के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड दर्ज किया गया? तो किस वर्ष किया गया? जो हमारा किया गया ऑप्शन नंबर सी, यानी 2014 में किया गया। 2014 में ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान संबंधित है? सिक्किम राज्य के विशेष प्रावधान जो है वो आर्टिकल में लिखे गए हैं। एफ याद रखना है सिक्किम से, ठीक है। उसके बाद में संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इन ग्रंथों और कवियों की सभाओं में रचा और संकलित किया जाना था। ठीक है, सभाओं में रचा और संकलित किया जाना था। दीज टेक्स्ट वर सपोज टू बी कंपोज्ड एंड कंप्लाइड इन असेंबलीज ऑफ पोइट। ठीक है, तो इसका जो है वो कवियों और सभाओं में संकलित संगम साहित्य मदुरई शहर में आयोजित किया गया था। मदुरई शहर में आयोजित किया गया था क्या? ये मदुरई शहर में तो किया गया था, और ये पहला भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों सही है, तो बी ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि कवियों और सभाओं में रचा और संकलित किया गया था, और इसमें जो है वो ये मदुरई शहर में किया गया था, मदुरई में किया गया था। ठीक है, उसके निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीन वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? नवीन वलित का मतलब होता है यंग फोल्ड माउंटेन रेंज। यंग फोल्ड माउंटेन आल्पस जो माउंटेन है वो यंग फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक संक्रमणी पदार्थ की जो पहचान करनी है, तो संक्रमणी पदार्थ हमारा कौन सा है जो है वो हमारा वह कांच जो है, कांच जो है ये हमारा जो वायरस वगैरह फैल सकता है वो कांच है। संक्रमणी पदार्थ फोमाइट, पेयजल, रक्त, लार, फोमाइट का मतलब होता है एक निर्जीव वस्तु है जिससे जो है वो संक्रमण फैल सकता है, फोमाइट वो होता है। तो फोमाइट में निर्जीव वस्तु कौन सी है? कांच है, तो कांच से फैल सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उसके बाद में बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 31 की। तो पीट कोयले में जो कार्बन और नमी आर्द्रता की मात्रा कितनी होती है? तो वो कितनी होती है बताओ? वो जो है वो पीट कोयले में कार्बन जो है वो निम्न होता है, कार्बन तो निम्न होता है और नमी उच्च होती है। कार्बन निम्न होता है और नमी उच्च होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में किसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था क्योंकि इसमें जो है वो थाना वगैरह जला दिया था हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने। उसके बाद महात्मा गांधी ने अपना जो है वो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, आगे चलो। काशी यात्रा योजना कहाँ से शुरू की गई थी सरकार द्वारा? किस सरकार द्वारा शुरू की गई थी? काशी यात्रा योजना की गई थी हमारी कर्नाटक सरकार द्वारा। ये उत्तर प्रदेश लगा के आते हैं वाला आंसर गलत है, उत्तर प्रदेश मत लगा देना। कर्नाटक सरकार ने जो काशी यात्रा शुरू करी थी। आगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उसको गोल्डन क्वाड्रिलेटर। गोल्डन क्वाड्रिलेटर किसको कहा जाता है? जो वो कहा जाता है इसको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर बोला जाता है। आगे चलेंगे भाई। ये है समपारिस्थितिकी को निम्न में से किस रूप से परिभाषित किया जाता था? तो वो है परिस्थितिकी की एक शाखा जो परिस्थितिकी समुदायों को संरचना, विकास और वितरण से संबंधित है। ये हिंदी तो इसकी बिल्कुल भी a branch of ecology that deals with the structure, development and distribution of ecological communities। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं ये साइनोकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में देख लिया करो कोई चीज़ हमें अगर हिंदी में नहीं समझ आती है तो। भारत के किस राज्य में थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है? थाईपुसम कहाँ मनाया जाता है? थाईपुसम तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में हुई थी। ठीक है, चाल का ऐसा ही मात्रक है। चाल का ऐसा ही मात्रक यानी कि द यूनिट ऑफ स्पीड कितना है भाई? क्या होता है? तो वो होता है मीटर पर सेकंड। चाल का ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, आगे, शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र ने वैज्ञानिक रूप से इच्छुक महिलाओं के प्रयासों और मजबूत करने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। इस पहल का नाम क्या है? तो वो है हमारा वेस्ट पहल जो है वो किसने शुरुआत की है? तो भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र में वैज्ञानिक रूप से इच्छुक महिलाओं को प्रयास को मजबूत करने के लिए पहल शुरुआत की है। ये पहल क्या है? ये पहल इसका नाम है वेस्ट, WEST, वेस्ट इस पहल का नाम है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे। और आगे वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है?
बंगाल की पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी? तो पहली बंगाल की पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पे? तो 1651 में इंग्लिश फैक्ट्री जो है हुगली नदी के किनारे पे जो सेट की गई थी। वहाँ पे जो जब बंगाल के अंदर अंग्रेजों ने अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत एक व्यापार शुरू किया था, उसके बाद बहुत राज किया इन्होंने, आपको पता ही है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव में भाग ले 2019 में भाग लिया था? 2019 का क्वेश्चन पूछा, 2022 में देखो रांची में लिया था। रांची इसका राइट आंसर है। किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को, योग दिवस तो 21 जून को होता है, ये तो आपको यहाँ से याद रखना है, 21 जून योग दिवस होता है। उस समय 2019 में भाग लिया था, तो वो दिया रांची में लिया था। ठीक है भाई, आगे चेक करेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ 2021 के कानूनों के अनुसार टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई टेनिस कोर्ट की या फिर अपनी जो पिच होती है क्रिकेट पिच की, ये सब लंबाइयाँ आपको याद होनी चाहिए भाई। तो ये टेनिस कोर्ट की यहाँ से याद करो, 23.77 मीटर जो है वो किसकी लंबाई होती है? टेनिस कोर्ट की लंबाई होती है, हमें याद रखना है। आगे चलेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 है वो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंधित है, ये आपको पता है। ये आर्टिकल आप पढ़ते हो, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, इससे रिलेटेड है जो आर्टिकल नंबर 20 है वो। ठीक है, और अस्पृश्यता का ये 17 देवी का ये 21 वाला है। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार 21A है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ऑप्शन मैं बताना चाहता हूँ, सबके आंसर बताना चाहता हूँ, पर टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए मैं एक ही बता के निकलता हूँ जीके में यार। आधुनिक परिस्थितिकी के जनक कौन है? तो वो हमारे ईपी ओडम है। ईपी ओडम जो आधुनिक जो मॉडर्न हमारी इकोलॉजी है, इसके जनक है, ईपी ओडम कहा जाता है। आगे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पूर्वोत्तर मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? तो अक्टूबर और नवंबर के दौरान जो जाता मानसून होता है वो कहाँ वर्षा करके जाता है? वो करके जाता है हमारा तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, जाता हुआ लौटता हुआ मानसून बोलते हैं इसको। उसके बाद नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया? वो पंचवर्षीय योजना को या फिर 5 ईयर प्लान को जो है वो 5 ईयर प्लान को जो है वो रिप्लेस कर दिया। अब जो है हमारा नीति आयोग होता है। नीति आयोग जो है वो प्लान बनाता है, सारी चीजें एग्जीक्यूट करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकार का वेतन वेज बिल पूंजीगत व्यय होता है? देखो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपको पता है कि जब आपकी इकोनॉमिक्स एकदम अच्छे से बढ़िया से होती है तभी आप कर पाते हैं। तो एक तो हमारी डेफिसिट होते हैं और एक एक्सपेंडिचर होता है, एक हमारा कैपिटल रिसीट होता है। ये चीज़ें होती है, तो ये चीज़ें अब मैं आपको इस क्वेश्चन को छोड़ूंगा क्योंकि ये बहुत समझाने से नहीं होगा। और परमार सर ने और इन्होंने खान सर ने दोनों ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बता रखा है। अगर आपने पढ़ी इकोनॉमिक्स, नहीं पढ़ी तो अपन पढ़ेंगे, अभी तो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं अपने शेड्यूल के अंदर। जब आप पढ़ोगे तो आपको क्विकली ये वाला क्वेश्चन एकदम से कर दोगे। इसका ऑप्शन जो आंसर क्या होगा? ये कह रहे सरकार का वेतन बिल पूंजी व्यय में होता है, यानी कि वेजेस बिल ऑफ गवर्नमेंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता है। और किसी कंपनी में सरकार का विनिमय यानी डिसइन्वेस्टमेंट का क्या होता है? किसी के शेयर वापस ले लेना वगैरह। बाय गवर्नमेंट इज ए कंपनी इन ए कंपनी इज ए कैपिटल रिसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आप उसमें पढ़ोगे तो ये दोनों ही बात नहीं, दोनों बातें सही नहीं है। इसकी बी सही है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये जो कैपिटल रिसीट में आता है, ये वाला कैपिटल रिसीट में आता है, तो एक्सपेंडिचर में नहीं आता ये। और रिसीट और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं वो आप जो उसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को टाटा बाय बाय बोल दोगे। ऑप्शन नंबर बी है वो निकल जाओगे। ऑप्शन बी किसमें? ओनली बी, ए वाले इसमें। ठीक है, ये लगा के निकल जाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये तो वही क्वेश्चन आ गया। आगे, सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? सीआरपीएफ के महानिदेशक है वो ऑप्शन नंबर बी सुजय लाल थाउसेन है। सुजय लाल थाउसेन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपने पारंपरिक व्यवसायों को छोड़कर हथियार उठा लिए और सफलतापूर्वक कर्नाटक में साम्राज्य स्थापित किया? तो वो है कदम मयूर शर्मा जो है वो इन्होंने हथियार उठा लिए थे अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ के और कर्नाटक में जो है साम्राज्य स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है मैथमेटिक्स में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51। मैथमेटिक्स में करने से पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पहले आप खुद करने की कोशिश किया करो, उसके बाद में जो है वो मेरा सॉल्यूशन देखा करो। तो ABC है, ट्राइंगल ABC है वो किसके ये सिमिलरिटी का निशान होता है, यानी कि सिमिलर है। किसके सिमिलर है? वो DEF के सिमिलर है।
ई एफ के दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनका सारे रेशियो बराबर होते हैं, भुजाओं का रेशियो बराबर, एंगल का रेशियो बराबर, इनके एरिया का रेशियो बराबर, इनके परिमाप का रेशियो बराबर, हर एक रेशियो बराबर होता है। तो रेशियो क्या दिया है इनका, देखो त्रिभुजों का परिमाप ये दिया है और डी ई कितना दिया है, डी ई दिया है आपको, डी ई दिया 6 दिया है। और पूछा क्या, ए बी पूछा है, ये वाली पूछी है। और परिमाप इसका तो दिया है 32, इसका 32 दिया है, इसका 16 दिया है, सॉरी इसका 16 दिया है, ठीक है। तो 32 अपॉन में 16 बराबर जो है x अपॉन में 6, ठीक है, क्योंकि इसके सामने इसकी आएगी। तो देखो 16 दूनी 32 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 12 आ जाएगी। यानी कि जो भी एरिया होते हैं सारे के सारे बराबर होते हैं, ए बी अपॉन में डी ई होगा, मतलब ये वाली एंगल, ये वाली भुजा होगी, इसकी भुजा के रेशियो में ये वाली भुजा बराबर होगी, इसकी भुजा के रेशियो में ये वाली भुजा बराबर होगी, ठीक है। सारे सब कुछ बराबर होता है, रेशियो बराबर होते हैं सारे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें ना ये फिगर अच्छे से नहीं दिख रही, ये फोटो वोटो चिपकानी पड़ती है यहाँ पे, तो अच्छे से दिख नहीं रहे हैं यार, फालतू में आपको मैं टाइम वेस्ट कर दूंगा, कोई मतलब नहीं है। फिगर नहीं दिख रहे हैं तो छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, आगे चलेंगे। वर्ष आर में कार्य दिवसों में एक संख्या और वर्ष टी में कार्य दिवसों की संख्या का अनुपात बताओ। तो आर में देखो कितने, आर में 160 है और टी में कितने, टी में 210 है। अब देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है और ये 16-21 आ गया। ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, आप अंदाजा लगा सकते हो कि सीजीएल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप यही तो कहता हूँ मॉक टेस्ट का यही तो फायदा है, आप देखते रहते हैं कि हाँ भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। चलो श्री रॉय की मासिक आय, श्री रॉय की मासिक आय कितनी है, श्री रॉय की मासिक आय 18,000 है। उन्होंने 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये का ऋण लिया। 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली धनराशि उसके मासिक आय का कितने प्रतिशत है। देखो पहले तो 30,000 रुपये उसने ऋण कितना लिया, पीआरटी अपॉन में 100 लगा देंगे, तो 30,000 गुना में 5% गुना में 3 साल अपॉन में 100, तो ब्याज कितना आया उसका भाई, उसका ब्याज आया देख लो, 0 से 0 काट दें, 5 या 15 और 15 या 45, यानी 4500 आ गया, 4500 आ गया। अब ये कह रहे हैं 4500 है जो 18,000 का कितना परसेंट है, तो 18,000 का कितना परसेंट है देख लेंगे, गुना में 100 लगा देंगे, 18,000 तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 और कट जाएगी, तो 18 से भाग लगा देंगे, सीधा 9 से काट दें, 9 दूनी 18 और 9 5 45 और 2 से काटेंगे तो ये 25% आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। m की पावर 12 - 1 को m+1 में विभाजित करने पर m की पावर 12 - 1 अपॉन में m+1 विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो जब इक्वेशन एक है, वेरिएबल हमारे पास 2 है, तो हम m को कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर में आंसर आ रहा है, हमारा इंटीजर में आंसर आ रहा है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। m को 1 ले लिया मैंने, m को 1 रखा तो 1 - 1 0 अपॉन में 1 + 1 2, तो 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। कुछ भी रख लो की पावर, अगर मैं 10 रख लेता, 10 की पावर मैं 12 करूंगा, उसमें फिर मैं 1 माइनस करूंगा, उसके बाद m+1 करूंगा, तो 0 ही आंसर आना है, ठीक है, 0 ही आंसर आएगा। कुछ भी रख लेना, m की पावर, m के स्थान पे कुछ भी रख लेना, सेम टू सेम आंसर रख लेना। जैसे मैं मान लो 2 रख लेता तो 2 की पावर बहुत हो जाती, -1 करता और शेषफल जो है 0 ही आता, क्योंकि अब 2 का भाग पूरा चला गया। शेषफल का मतलब हो गया कि जैसे मान लो मैं 25 था, 25 में मैं 5 का भाग लगा रहा हूँ, तो 5 बार कट गया, बराबर पूरा चला गया, यानी कि शेषफल 0 बच गया। यहाँ पे कितनी भी संख्या आएगी m+1 इसको पूरा काटेगा और 0 शेषफल बचेगा, तो 0 इसका शेषफल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। कंपनी जे के सेल्समैन की संख्या कंपनी के ए के सेल्समैन की संख्या का कितना प्रतिशत है। जे में कितने, जे में 45 है और के में कितने है भाई, के में है आपके 20, तो कितने परसेंट है बताओ। 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए, 2×5 100 और 45 को 5 से गुणा करेंगे तो 225 आएगा, 5 5 25, 520 और 2 22, 225%, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे। रमेश ने 3900 रुपये का एक मेज एक कुर्सी खरीदी। अब है टेबल, एक मेज और एक कुर्सी खरीदी, यानी कि टेबल और एक कुर्सी खरीदी। वह टेबल को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है। वह 540 रुपये का लाभ अर्जित करता है। मेज व कुर्सी की मूल कीमत का अंतर बताओ। मूल कीमत का अंतर बताना है, ठीक है। पहले तो इनकी कीमत निकालनी पड़ेगी। रमेश परचेज अ टेबल एंड ए चेयर ऑफ आरस इतना, ठीक है। तो देखो मैं ये मान लेता हूँ, एक तो मेरे पास क्या है, एक तो मेरे पास है मेज और कुर्सी को, एक मेरे पास कुर्सी है और चेयर है और एक हमारे पास टेबल है, तो ठीक है। टेबल को, कुर्सी की जो प्राइस है वो मैं मान लेता हूँ x है, तो टेबल की प्राइस क्या होगी 3900 माइनस x, क्योंकि दोनों की तो टोटल 3900 है, तो इसकी 3900 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। 3900 माइनस x हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि वह टेबल को 8% लाभ पर कुर्सी को 16% लाभ पर बेचता है। देखो कुर्सी तो x है,
एक्स को इसने 16% लाभ पर बेचा, 16 अपॉन में 100, परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, प्लस में तो 3900 माइनस एक्स गुणा में 8% लाभ पर बेटा, 8 अपॉन में 100 बराबर लाभ कितना कमाया उसने 540 रुपये का, 540 रुपये का लाभ कमाया। अब ये जो है इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये 16x हो जाएगा, ये 100 100 में 100 मतलब अपॉन में है और 100 इसके भी अपॉन में है, तो ये इधर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा देखो, 16x प्लस 3900 को इससे गुणा करेंगे तो 800 800 8 9 72 और 8 या 24 24 और 7 कितने हो 31 31,200 माइनस के 8x हो जाएगा बराबर 54 540 था ही 2 जीरो और लग जाएंगे इधर। 2 जीरो कैसे लग जाएंगे, अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 3x अपॉन में 100 प्लस 4x अपॉन में 100 बराबर 7 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना सीधा, 7x बराबर 700। 700 क्यों लिखेंगे, यहाँ पे 4 जीरो नहीं चिपका देंगे, 4 जीरो थोड़ी चिपका देंगे, जीरो कितनी चिपकेगी 2 ही चिपकेगी। क्यों, क्योंकि अपॉन में जो 100 होता है वो एलसीएम लेके इधर मैंने भेजा, पहले मैंने एलसीएम लिया उसके बाद मैंने इधर भेज दिया। एलसीएम ऊपर नीचे जब सेम होती है तो बढ़ती है, जैसे 3/4 है और 4/4 है, ठीक है। अब नीचे वाला एलसीएम सेम है तो इसको एलसीएम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं 7/4 लिख सकता हूँ सीधा, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए था, इसको मिटा दो यहाँ से। इसको अब इक्वेशन को सोल्व करो, 16x में से 8x निकालेंगे तो 8x बच जाएगा, 8x बराबर कितना बचेगा 31,200 को 54,000 में से कम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 54,000 में से पहले आप 30,000 कम कर लो, 54,000 में से 30,000 कम करोगे तो कितना बचेगा, 54 में से 30 कम किया 44 में से पहले पूरा ही घटा लो यार, 31,200 ही घटा लो पूरा, 0 0 8 और इधर क्या बचेगा 3 में से 2 गया, 3 में से गया 2 और ये कितना बचेगा 4 में से 3 गया या फिर 5 में से 3 गया 2, 22,800 बच गया। यानी 8x की वैल्यू 22,800 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से इसको भाग दे देंगे, 8 दूनी 8 चौक 32 8 या 24 8 दूनी 16 16 16 फिर 6 8 8 64 8 8 64 फिर बच गया 4 8 5 40 यानी 2850 x आ गई। x किसको माना था, चेयर की जो है जो प्राइस है वो 2850 आ गई और इसकी 3900 में से 2850 घटा के देखेंगे तो टी की आ जाएगी, तो सी की तो आ गई 2850 और सी यानी कि चेयर की आ गई और टेबल की कितनी आ गई 2850 निकालो 3900 में से, 3900 में से पहले 2800 निकाल दो, 2800 निकालोगे तो कितने बच जाएंगे 2 और 7 2 और 9 1100 बच जाएंगे, 2800 3000 और 9 1100 में से फिर 50 और घटा देंगे तो 1050, यानी टेबल की जो प्राइस थी वो तो 1050 थी और चेयर की प्राइस है वो 2850 है। इसके बाद ये कह रहा है कि मेज और कुर्सी की मूल कीमत में अंतर कितना है, तो अंतर देखना है भाई, अंतर देख लो, अंतर आपका हो जाएगा इनका कितना 1800 अंतर आ जाएगा, 2850 और 1050 का 1800 अंतर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, यदि x बराबर 12 है, y बराबर ये है, z बराबर ये है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब, कल भी मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या फॉर्मूला, क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz हो जाता है। कब हो जाता है, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो या फिर x बराबर y बराबर z हो। तो इसमें कौन सी कंडीशन हो रही है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो रहा है, देखो 12 और 12 में से 2 गया 12 में से 2 गया 10, 10 में से फिर 10 जाएगा 0, यानी x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि 0 आ रहा है, तो इसके अब बराबर में क्या आएगा x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz आ गया, यानी कि 360 बराबर 3xyz है। 3x कितना है, देखो x है 12, x तो 12 है, x 12 है और y कितना है, y माइनस का 2 है और z कितना है माइनस का 10 है, तो माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, ये तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो 12 या 36 और ये कितना है 2 ये वाला 36 और 12 या 36 गुणा 20 यानी कि 20 यानी कि ये कितना बन रहा है 720 बन रहा है और इसने कितना दिया 360 दिया है, यानी कि ये जो है उसका आधा करके लिख रहा है, ये वाला सही नहीं है। कौन सा पूछ रहा था कौन सा सही है, तो पहला तो सही नहीं है, पहला हमने देख लिया। अब दूसरा करके देखते हैं, दूसरे में क्या है x प्लस वाई बराबर 48 दिया हुआ है, तो और एक्स वाई बराबर 4xy बराबर ये दिया, तो xy निकाल लेंगे अपन, इससे xy निकाल लेते हैं एक बार और लास्ट में अपन इसका चेक कर लेंगे, तो 4 से इसको काट देते हैं एक बार, 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 1120। अब 1120 आना चाहिए अपने पास, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1120 आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए करेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर
माइनस 2xy। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो अपने को दिया गया, कितना दिया, 1120 दिया, हमारे पास 1120 आना चाहिए ये वाली वैल्यू से। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस वाई की 48 है, 48 का होल स्क्वायर करेंगे, 48 का स्क्वायर माइनस 2xy, 4xy ये है और 2xy करेंगे तो ये कितना, 2 से काट लोगे, 2 से 12, 2 चुंग 8, माइनस में जो है वो 64। अब बताओ 1120 आना चाहिए, 1120 किस में से घटा के 48 का पहले तो स्क्वायर करो, 48 का स्क्वायर करोगे तो 48 गुना 48 यहाँ लिखो, 8 8 64 और 8 चौक 32 और 6 38, ठीक है, और 4 8 32 और 4 चौक 16 और 3 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 0 और 3 12 और 1 13 और एक और एक 2 हो जाएगा। 2304 में से अगर 64 घटाऊंगा तो मैं 4480, तो सॉरी 1120 तो मेरे नहीं आएंगे, 1120 नहीं आएंगे ना, 1120 नहीं आएंगे, इसका मतलब ये वाली इक्वेशन भी हमारी गलत होगी। 1120 क्यों नहीं आएंगे, इसको 4 से मैंने काट लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना था और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे तो यहाँ से कुछ और ही आ रहा है और इसका तो आ रहा था 1120, यानी कि ये वाली इक्वेशन भी सही नहीं है। तो कौन सा है, नाइदर 1 नॉर 2, ये सॉरी ये वाला 1 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। एक कंपनी द्वारा, एक कंपनी ए द्वारा क्या में वर्ष 2019 में 12,500 इकाइयाँ और वर्ष 2020 में 10,625 इकाई थी, जबकि कंपनी बी में होने वाला उत्पादन वर्ष 2019 में 34,000 इकाई की तुलना में वर्ष 2020 में घटकर इतनी होगी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, मेरे तरीके से समझो, लैंग्वेज आपके समझ नहीं आ रही, मेरे तरीके से समझो। एक कंपनी है ए, ठीक है, एक कंपनी है बी, एक कंपनी ए और बी यहाँ लिख देता हूँ, चलो एक बी यहाँ पे है, ठीक है, एक कंपनी है एक बी है। कंपनी ए में 2019 में क्या था, 2019 में कोई सामान था, उसका मूल्य था 12,500, ठीक है, 12,500 था। 2020 में उसका जो माल का मूल्य है वो 10,625 हो गया, 12,500 था, ये 10,625 हो गया। अब ये कह रहा है कि इसमें कितनी परसेंट की कमी आई, और इसमें बी में देखो भी 2019 के अंदर कितना था, 2019 में था, 2019 में कितना था, 2019 में था आपका 34,000, 34,000 था, 30,000 था, और 2020 में कितना था, वो था 30,600, 30,600। अब कह रहे हैं कि जितनी कमी यहाँ पे आई है और जितनी कमी यहाँ पे आई है इसका अनुपात बताना है, बस ये मतलब इतनी कमी यहाँ पे आई, इतनी कमी यहाँ पे आई, इसका अनुपात बताना है। देखो इसमें कितनी कमी आई, 12,500 में से 10,625 घटाना है, तो पहले 12,500 में से 10,000 घटा देंगे तो 2500 बच जाएगा, 2500 में से अब 600 और घटा दो, 2500 में 600 घटाओगे तो 1900 बच जाएगा, 1900 में से आप 25 और घटा दो तो 1875 बच जाएगा, 1875 बच गया। 1875 की कमी किस पे हो रही है, 12,500 पे हो रही है, 12,500 पे हो रही है, गुणा के लिए 100 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे कमी किसकी हो रही है, यहाँ पे हो रही है 34,000 में से पहले तो 30,000 घटा दो, 30,000 घटाओगे तो 4,000 बच जाएगा, 4,000 में से 600 निकालोगे तो 3400 बच जाएगा। 3400 की कमी हो रही है किस पे, 34,000 पे, 34,000 पे, और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, गुणा में 100 लगा देंगे। अब इनका रेशियो लेना है, इनका रेशियो लेना है, इनका इन दोनों का रेशियो लेना है। रेशियो लेंगे तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 0 कट जाएगा, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ तो 10 आ गया, ऊपर कितना आएगा, ऊपर 2 0 से 2 0 कट गया, और इसको 25 से काटोगे 25 5 125, इसको 25 से काटोगे 25 आता है 175, और फिर कितना बचेगा 12, 25 5 175, फिर इसको 5 से और काटोगे तो 15 आ जाएगा, तो ऊपर तो 15 आ गया, नीचे 10 आ गया, यानी कि 15:10 आ गया, तो 15:10 यानी कि रेशियो क्या बन गया, 5 से काटोगे 5 3 15 और 5 2 10, 3:2 हमारा आंसर आ जाएगा, 3:2 का है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस तरीके से करना है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। आगे चलेंगे। वर्ष 2019 में राज्य बी में भर्ती व्याख्याताओं की संख्या वर्ष 2021 में राज्य सी में भर्ती व्याख्याताओं की संख्या से कितना प्रतिशत है, मतलब प्रतिशत बताना है। बताओ 19 में राज्य बी में कितने हैं, बताओ 19 में राज्य बी में, बी कहाँ है, बी ये वाला है, बीच वाला बी है, ठीक है। तो 19 में राज्य बी में 22 है, ठीक है 22 है, और राज्य 21 में सी में कितने, राज्य 21 में सी में 38, तो इसका कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे हमेशा, तो इसको काटेंगे, ये 50 बार जाएगा, तो 22 5 110, 110 और ये 1 0 और लग जाएगा, बटे में 19। अब काटो भी, 19 5 95, ठीक है, 19 5 95, 5 तो सब में ही आ रहा है, ठीक है, ये वाला नहीं हो सकता। और 19 5 95 के बाद में कितना बचा, 15 बचा, तो 19 7 133, 19 8 152, 19 7 133, 57 पॉइंट कुछ आएगा, 57.89, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। दो वर्तों की परिधि, दो वर्तों की परिधि, दो वर्तों की परिधि, एक सेकंड फोन आ गया मेरा, हेलो, मैं बाद में करता हूँ, 1 मिनट, क्लास में हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ।
तो इसका क्या है, दो वर्तों की परिधियाँ 110 सेंटीमीटर और 330 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। और उनको क्या निकालना है, त्रिज्याओं का अंतर निकालना है, ठीक है। हमारी जो रेडियस है इनका अंतर निकालना है। रेडियस का अंतर कैसे निकालेंगे, देखो इनकी रेडियस, जो इनकी परिधि क्या होती है, पहले तो परिधि होती क्या है, परिधि एक वृत्त होता है, उसकी जो पूरी की पूरी है ना, ये परिधि होती है, इसको परिधि बोलते हैं। परिधि की गणना कैसे करते हैं, फिर परिधि को निकालते कैसे हैं, तो वो होती है 2πr, ठीक है, 2πr। तो 2πr दोनों में रख देंगे, देखो 2πr माइनस 2πr। एक को मैंने सर्कल छोटा मान लिया, एक को बड़ा मान लिया, क्योंकि दोनों त्रिज्याओं का अंतर निकालना था, r माइनस r निकालना था। एक को मैंने कैपिटल R मान लिया, एक को मैंने स्मॉल r मान लिया। तो इन दोनों की जो है वो डिफरेंस कितना है, परिधियाँ दी हुई है, तो डिफरेंस कितना है, 110 को 330 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 220 बचेगा। 220 बच गया, ठीक है। तो कितना बचेगा पीछे बताओ, 2π। तो 2π को तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, 2π को मैंने कॉमन लिया तो r माइनस r बच गया, यहाँ पे r माइनस r बराबर 220 आ गया। तो 2π का मतलब क्या हो गया, 2 गुणा में 22/7, और r माइनस r तो रहेगा ही रहेगा, बराबर 220 है। तो काटो भी, काटना स्टार्ट करो, 22 से काटो इसको, 22 से काटो तो एक बार हो गया, तो ये 2 से इसको काटोगे तो 5 बार हो गया, ठीक है, 5 बार हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे 7 है, इसके गुणा में जाएगा तो r माइनस r बराबर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 ये हमारा आंसर है। ये 7 इसके गुणा में चला जाएगा, ये बट्टा में इसके गुणा में चला जाएगा, बराबर के इधर जाएगा, तो ठीक है। चलो आगे देखो, k+1/k, थोड़ा सा डिफरेंट आ गया नहीं इस वाला, हमेशा मैं आपको x+1/x वाला करवाता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है अब की बार। इसको कैसे करेंगे, देखो k+1/k बराबर जो है वो -2 है, क्योंकि +2 है, 0 के इधर आ जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि k की पावर 11 +1/k की पावर 4। ऐसा कोई हमने रूल तो पढ़ा नहीं है कि k² +1/k² बराबर x² - 2 होता है, वैसे वाले तो हमने पढ़े हैं, पावर बराबर हो तो। ये कोई पावर का तो हमने रूल पढ़ा नहीं है, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई कंडीशन दी होगी, इस पे ये पूछ रहा है। कंडीशन क्या दी है, k को इसने -1 माना है, k को -1 माना है, तो -1 प्लस में -1 प्लस में माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी अगर ये -1 है और प्लस में ये वापस -1 है, तो इसको भी ये माइनस कर देता है बाहर निकल के, तो क्या हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू -1 है, और -1 की घात में किसी भी, अगर मान लो x की पावर मान लो -1 था, इसकी पावर अगर मैं ओड लगाऊंगा, ओड का मतलब हुआ कि अगर मैं 7 लगाऊंगा, 6 लगाऊंगा, 7 लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा, 5 लगाऊंगा, ऑड पावर लगाऊंगा, मान लो मैंने 5 लगा दी, तो वापस -1 ही आ जाता है। कैसे आ जाता है, देखो -1 गुणा में -1 गुणा में -1, 3 बार किया, 3 बार, एक बार तो ये प्लस कर देगा, फिर वापस माइनस बच जाएगा। मान लो मैं इवन लगाता हूँ, -1 की पावर मान लो मैं 4 लगाता हूँ, 4 लगाने पे 1 आ जाता है। कैसे आ जाता है, -1 गुणा में -1 गुणा में -1 गुणा में -1, 4 पावर लगाई, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। यानी कि जब मैं ऑड पावर लगाता हूँ तो बाहर माइनस का निशान प्लस में आके निकल जाता है, और इवन पावर ऑड पावर लगाता हूँ तो माइनस का माइनस ही रह जाता है, और इवन पावर लगाता हूँ तो पावर बाहर निकल के प्लस हो जाती है। तो 11 की पावर k की पावर 11 लगाना है, -1 की पावर 11 लगाऊंगा, तो बताओ इवन पावर है या ऑड है, ऑड है, तो यहाँ पे -1 का -1 बच जाएगा, -1 बच गया। उसके बाद में 1 में पावर इवन है, इवन पावर है तो 1 का 1 रह जाएगा, यानी कि 1 तो ये था, -1 + 1 आ गया, तो ये कट जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आंसर आ जाएगा। 0 इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। आगे चलेंगे, sec² थीटा + tan² थीटा बराबर 3 है। अब cot a का मान बताना है, cot a का मान कितना होगा, देखो sec² थीटा -tan² थीटा कितना होता है, आपको पता है 1 होता है, ये फिक्स आइडेंटिटी है। sec² थीटा -tan² थीटा बराबर 1 होता है, और इसने क्या दिया क्वेश्चन में, sec² थीटा + tan² थीटा बराबर 1 दिया, तो tan² थीटा से tan² थीटा ये कट जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में कट जाएगा। क्या है हमारे पास आया 2, ये जोड़ेंगे यहाँ पे तो कट जाएगा, 2 sec² थीटा, 2 sec² थीटा बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इसको इससे काट देंगे, 2 को इससे 2 से काट देंगे, तो क्या आ गया, sec² थीटा बराबर 1 आ गया। sec² थीटा अगर 1 है आपके पास, 2 sec², अच्छा ये 3 था ना, 3 था, यहाँ पे 3 था, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 से इसको काटोगे तो 2 बच जाएगा, यहाँ पे sec² थीटा बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। और sec थीटा बराबर कितना आ जाएगा, sec थीटा बराबर आ गया √2। अब √2 sec थीटा का मान कहाँ होता है, √2 sec थीटा का मान होता है 45 डिग्री पे, जो 45 टेबल आपको करवाई जाती है, 45 0 45 60 90, तो उसमें जो sec 45 वहाँ पे √2 होता है, ठीक है। तो sec 45 अगर √2 है, यानी कि थीटा की मान
ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए बोल दो, इसको थीटा बोल दो, बी बोल दो, बीटा बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसका मान आ गया 45 डिग्री। तो कोट 45 कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की लागत इतने रुपए है और वह इसकी कीमत को इतने रुपए पर अंकित करता है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। उसका सीपी कितना था, सीपी उसका 4000 रुपये था, ठीक है। और उसका जो है वो पीपी का मतलब प्रिंटेड प्राइस कितना है, वो 8400 रुपये। देखा दुकानदार कितना चला गया। दुकानदार इसे एक ग्राहक को 25% छूट पर देता है। ये कहता है कि इसमें से 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 छूट दे रहा है इसको, ठीक है। और आगे और देखो, यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले जारी किए गए कूपन को भुनाता यानी रिडीम करता है तो ग्राहक को छूट दी गई मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट मिलती है। इस लेन देन में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ बताओ कितना है, अर्जित लाभ कितना है बताओ। अब देखो, इसने इसको कितने में खरीदा, इसने इसको कितने में खरीदा, 8400 थी इसकी वैल्यू, 8400 थी। और 8400 के बाद में इसने पहले तो 25% की छूट दी यानी कि 3/4, फिर बाद में एक 15% की छूट और दी, तो 85/100 को अपन 17/20 लिख सकते हैं, 17/20। अब इससे काटो, देखो 4 से इसको काट लो पहले, 4 दूनी 8 से काट लो, 4 से काट लो, चलो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 0 आ जाएगा। फिर इससे ये कट गया, ये कट गया, 2 से इसको वापस काट दो तो ये 105 आ जाएगा, 105 आ गया। 105 को 51 से गुणा करेंगे, 105 को 51 से गुणा करेंगे तो इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सेलिंग प्राइस क्या आ गई, 51,1501, 5 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 5 5 3 और 5 यानी कि 5355 आ गया, ठीक है। ये 5355 क्या है हमारे पास, 5355 आया हमारे पास सेलिंग प्राइस, एसपी हमारे पास आ गया 5355, ठीक है। अब पूछ रहा है कि दुकानदार का लाभ बताओ कितना परसेंट है, तो कितना लाभ है इसको, 4000 की वस्तु थी उसने 5355 में बेचा है, लाभ कितना हुआ 1355 का लाभ हुआ। और किस पे हुआ, 4000 पे, 4000 पे हुआ, ठीक है। 4000 पे इसका लाभ हुआ, 4000 पे गुणा के लिए 100 लगा देंगे, ठीक है। ये अलग है, कहीं उसको बटे में समझ लेना, ठीक है। इसको गुणा में 100 लगा देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। और 40 से इसको काटेंगे, पहले 4 से काट लेते हैं फिर 1 0 लगा देंगे ना, लगभग बताना है। तो 4 से काटो, देखो 4 तेरी 12 और उसके बाद में 1 लग जाएगा, तो 4 तेरी 12 वापस और पॉइंट लगा देंगे, 4 तेरी 12 3, क्योंकि 1 पॉइंट तो पहले लग चुका है, 1 पॉइंट तो यहाँ पहले लग चुका है क्योंकि वो अपोन में 0 था। 33 पॉइंट कुछ आएगा, तो 33 पॉइंट कुछ को हम 34% बोला नियर बाई बताना है, नियरेस्ट इंटीजर बताना है। तो निकटतम क्या होगा, 33 पॉइंट मान लो कुछ भी होगा तो वो 34 ही लिखा जाएगा, नियर बाई लिखना है तो, क्योंकि ऑप्शन में और कुछ है नहीं। चलो, एक लंब वर्तुल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगुना संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी। इफ द न्यूमेरिकल value of twice of curved surface area of a right circular cylinder is equal to numerical value of its volume, then what is the numerical value of the radius of the base of cylinder, ठीक है। तो सिलेंडर की जो है वो निकालनी है। देखो पहले तो सिलेंडर का जो हमारा कर्व सरफेस एरिया अपने को पता होना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है वर्तुल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कितना होता है, वो होता है 2πRh, 2πRh, ठीक है, 2πRh। इसका कितना गुना, 2 गुना किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, संख्यात्मक मान उसके आयतन के बराबर रहता है। और आयतन कितना होता है इसका, इतना आयतन होता है πr²h, πr से h कट जाएगा, s से h कट गया, एक r से एक r कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, एक r बचा रह जाएगा, और पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ तो r बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, 2 दूनी 4, r बराबर 4 आ जाएगा, 4 इस ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, x + 1/x बराबर ये है, तो ये निकालना है। तो ऊपर 3x बन रहा है, 3x में से अपने को अगर x हटाना होगा तो कुछ ना कुछ भाग गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन में हम x + 1/x ही बनाना चाहेंगे या फिर x² + 1/x² बनाना चाहेंगे। 3x का तो कुछ है नहीं, यहाँ पे 3x निकाल सकते हो कि इस वैल्यू जो आपको दी से 3x निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते तो सीधा इसमें x का भाग लगा दो दोनों तरफ, ऊपर और नीचे। तो ऊपर अगर x का भाग लगाओगे तो 3 बच जाएगा, नीचे x का भाग लगाओगे तो इसमें x का भाग लगाओगे तो यहाँ पे बचेगा 2x, ठीक है, 2x बच गया, माइनस इसमें x का भाग लगाओगे तो 5 बच जाएगा, 5 प्लस में 2 में x का भाग लगाओगे तो 2/x हो जाएगा, 2/x। तो क्या बच गया हमारे पास, ऊपर तो 3 बच गया और नीचे, ऊपर तो 3 बच गया, नीचे बच गया 2x प्लस 2 माइनस का 5 बच गया। तो 3 तो ऊपर पड़ा रहने दो, 3 है वैसा का वैसा। 2x + 1/x कितना है, 6 है, तो इसमें 2 का गुणा किया, x + 1/x तो बराबर 6 था, ठीक है। इसको 2 से गुणा किया यानी कि ये था 2x +
2 अपॉन में x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 माइनस में 5 है तो 5 तो है ही है, तो 3 बटे में कितना आ जाएगा 7 हमारा आंसर आ जाएगा। 3/7 का है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, आगे चलो। घंटे की सुई 4 घंटे तक चलती है तो इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और घंटे की सुई द्वारा कवर किया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो रखा है आजकल एग्जाम में। ये हमारी घड़ी है, ठीक है, ये मैंने उल्टी टेढ़ी घड़ी बना दी है, ऐसी घड़ी है हमारी। ठीक है, ये हमारी इसकी सुई है घंटे वाली, ये घंटे वाली सुई है हमारी, ये वाली, ये हमारी घंटे की सुई है। ठीक है, ये क्या करती है, ये पूरे के पूरे इसको सर्कल को घूमने में 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा 360 डिग्री होगा ना, पूरा 360 डिग्री एंगल पूरा कवर करती है, 360 डिग्री एंगल कवर करती है। अगर मैं निकालूं कि 1 मिनट में कितने डिग्री कवर करती है तो दिन में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे, घड़ी में 12 घंटे होते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे निकल के 12 तक पहुंचती है। तो 12 पर मिनट कितनी होती है, मिनट 60 होती है, 12 घंटे, और 12 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 12 गुना 60। अब 1 मिनट में कितनी डिग्री निकलती है वो आ जाएगा। क्या निकाल रहा हूं मैं ये कह रहा हूँ सिंपल सी बात कि 360 डिग्री हमारा पूरा का पूरा ये एंगल होता है, ये पूरा 360 डिग्री होता है। ठीक है, पूरा का पूरा सुई इधर घूमती है। फिर मैं आपसे पूछूंगी 1 मिनट में ये कितने डिग्री घूमती है, 1 मिनट में ये कितने डिग्री घूमती है। तो 1 मिनट में डिग्री घूमने के लिए 360 बटा में जितनी मिनट होगी उसका भाग देना पड़ेगा। मिनट कितनी होती है पूरे दिन में, पूरे दिन में 60 मिनट होती है 1 घंटे में, और घंटे कितने होते हैं 12, 12 गुणा में 60 निकालेंगे तो कितना बचेगा। देखो इससे इसको काटेंगे, 6 को इससे काटेंगे 6 बार, और इसको इसके काटेंगे 2 बार, यानी कि 1/2 का मतलब हो गया 0.5, 0.5 हो गया 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 ही तो होता है, 2 पंजे 10, 0.5। ठीक है, 0.5 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री हो गया। और जो इसका फॉर्मूला होता है किसी भी जैसे ये हमारा सेगमेंट है, इसको इसका एरिया निकालना है अपने को, जैसे इतना बोल दिया, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, ये हमारा इसका सेगमेंट का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, थीटा बाई 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब इसमें अपने को क्या निकालना है, ये कह रहा है कि एक घंटे की सुई 4 घंटे तक चलती है। मान लो ये वाली घड़ी एक बार दोबारा वापस बना लेता हूँ, घंटे की सुई 4 घंटे तक चलती है, यहाँ थी पहले थी 12 पे, ठीक है, 4 पे चलेगी, यानी कि पहले 1 पे जाएगी, फिर 2 पे जाएगी, फिर 3 पे जाएगी, फिर 4 पे जाएगी, यानी कि इस पूरे का अपने को जो है वो निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है पूरा का पूरा। तो थीटा बाई 360, इसमें 1 मिनट में अगर मान लो यहाँ पे 4 घंटे चलती है, 1 मिनट में 0.5 डिग्री चलती है, तो 4 घंटे में कितनी चलेगी, 1 घंटे में 1 मिनट में 0.5 डिग्री चलती है, 1 मिनट में 1.5 डिग्री 0.5 डिग्री चलती है। तो 60 मिनट में कितनी चलेगी, 60 मिनट में चलेगी 0.5 गुणा में 60, इतनी डिग्री चलेगी। उसके बाद मैं कह रहा हूँ 4 घंटे में, तो 4 घंटे के लिए तो इसको और 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसको और 4 से गुणा करो भी, 60 गुणा में 4, 4 घंटे में कितनी चलेगी, इसको और 4 से गुणा कर दो, तो 6 चौक 24, 24 को 0.5 से गुणा करोगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। इसको पूरे को गुणा करोगे, 60 को 4 से गुणा किया तो 240 आ गया, 240 को 0.5 से गुणा करोगे तो 120, यानी कि वो 4 घंटे में कितना डिग्री चलेगी, 120 डिग्री चलेगी। ठीक है, हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 120 डिग्री। अब इस फॉर्मूले के अंदर फिट कर देंगे तो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो देखो थीटा कितना आ गया, 120 डिग्री, 120 डिग्री अपॉन में 360 है ये, गुणा में पाई आर स्क्वायर 22/7, गुणा में आर कितना है, आर तो घंटे की लंबाई, घंटे की जो ये लंबाई है यही आर होगी हमारी, यही आर होगी। तो आर कितनी है घंटे की, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो 6 पाई आर स्क्वायर 6 गुणा में 6। अब काटना स्टार्ट करो, देखो इससे ये 2 बार कटेगा। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो 12 को 22 से गुणा करेंगे, 12 को 22 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, यहाँ से लगी 2, तो 12 दूनी 24 और 2 26 है ना, ऐसे हो जाएगा। और 7 से फिर इसको भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 या 21, 7 या 21 और यहाँ बचेगा 5, और 7 8 56 नहीं, 7 7 49, 37 पॉइंट कुछ आएगा, 37 पॉइंट कुछ। ये ऑप्शन एक ही है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर समझ नहीं आए तो दोबारा देखेंगे। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कोई भी रख के इसको 2 बनाया गया, तो 2 कब बनाया गया, थीटा की वैल्यू रखी गई है यहाँ पे 45 डिग्री, टेन और कोट की दोनों की 45 डिग्री पे जो मान होता है वो 1 नहीं होता है, टेन का भी 1 होता है और कोट का भी 1 होता है। देखो टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 हो गया, यानी कि थीटा बराबर 1 है। अब 1 दे दिया, थीटा बराबर 1 हो गया, यानी 45 डिग्री मतलब 1 होता है। अब 1 की पावर आप चाहे 200 लगा दो, चाहे 1000 लगा दो, वो उतना ही रहना है, यानी कि ये भी 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। पत्ती में थोड़ा पानी पी लिया जाए, थोड़ा सा पानी है बोतल में।
आकृति में बी सी डी ई एक वर्ग है, ठीक है, बी सी डी एक वर्ग है भाई, ठीक है भाई, बी सी डी ई ए वर्ग है, ये वाला वर्ग है, वर्ग है मतलब कि इसका हर कोण 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है दोनों, ठीक है। उसके बाद में ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी समबाहु त्रिभुज का मतलब सबका ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मैं करवा चुका हूँ आपको। शिफ्ट की बात होती है भाई, एक शिफ्ट में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो दूसरी शिफ्ट में वो रिपीट भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में आ गया तो आगे रिपीट ही नहीं होगा, रिपीट होता रहता है, ठीक है। आगे चलो, आगे ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं हाँ ए डी सी निकालना है, ए डी सी ये वाला एंगल निकालना है, ए डी सी ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इस वाले ट्रायंगल को देखो पूरा, ए डी सी को देखो पूरा, ए डी सी, ए डी सी के अंदर, ए डी सी के अंदर ये वाला एंगल पूरा कितना होगा, 50 डिग्री का। क्यों, क्योंकि 60 तो ऊपर था और 90 नीचे है, तो 50 डिग्री हो गया। अब ये 50 हो गया तो दोनों बचे कितने, 15-15 डिग्री के, दोनों 15-15 डिग्री के बचेंगे, क्योंकि एक तो 150 हो ही गया, ये एक 150 हो गया, ये एक 150 हो गया, तो दो बचे, ये 30 डिग्री बचे, टोटल 180 डिग्री होता है, 30 डिग्री बचे तो ये भी 15 डिग्री हो, ये भी 15 डिग्री, ठीक है भाई। चलो यही आपका आंसर है, कौन सा, 15 डिग्री जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलो, रिदा और रिया का वेतन का अनुपात 3:5 है, ठीक है, वेतन का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि की जाए, 5,000, इसमें भी 5,000 की, ये क्रॉस मेथड होता है, क्रॉस मेथड है ये मेथड बहुत कम लोगों को पता होते हैं मार्केट में, मार्केट में कह रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट्स के बीच में बहुत कम लोगों को ये पता होता है, ये वाला मेथड। देखो उसका वृद्धि इतनी कर देगी और नया अनुपात 5:7 हो गया, नया अनुपात यहाँ लिख लेंगे 5:7। अब इसको क्रॉस मेथड बोलते हैं, क्रॉस करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस इसके साथ करेंगे, उसका डिफरेंस ले लेंगे। देखो 21 और 5 25, 21 और 25 का डिफरेंस कितना आ गया, 4। अब 4 की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों को क्रॉस डिफरेंस करेंगे, अगली वाली उसको वैल्यू को, 5 को 2500 आ जाएगा, 5,000 से 5 को करेंगे तो ये 25,000 आ जाएगा, 7 को 5 से करेंगे तो ये 35,000 आ जाएगा। 35,000 और 35,000 में से 25,000 अगर घटाएंगे तो 10,000 आ जाएगा, यानी कि 4 की वैल्यू है जो 10,000 आ जाएगी, 4 की वैल्यू 10,000 आ जाएगी, पक्का 10,000 ही आएगी ना। देखो 5 की वैल्यू तो आ जाएगी 5 5 5 25 हो जाएगा और 7 5 35 हो जाएगा, 10,000 आ जाएगी, ठीक है। 4 की वैल्यू 10,000 है, हमें किसकी निकालनी है, क्या कह रहे हैं कि रिया का वर्तमान वेतन कितना है, रिया तो कौन सी थी, ये थी रिया, रिया का वर्तमान वेतन नहीं, पहले तो ये वाला निकालना पड़ेगा। 4 की वैल्यू इतनी है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, या 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बच के 2, 4 5 20, 4 5 20 और 2500 में अगर मैं 5 की गुणा करूंगा 25 5 125 यानी 12,500, 12,500 में कितने बढ़ाए इसने बढ़ाए हैं, वर्तमान वेतन कितना है, अच्छा वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात ये आएगा, तो वर्तमान ही पूछा है इसने, वर्तमान तो 12,500 इसका आंसर आ जाएगा, 12,500 किसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 12,500। आगे चलेंगे, ये सेम ही क्वेश्चन आ गया। राम, श्याम, रोहन, रीता और मुकेश एक परिवार में 5 सदस्य हैं जिनकी क्रमागत रूप से वजन किया गया इतना है। ये औसत एवरेज वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज आप खुद करोगे, एवरेज का क्वेश्चन है, नया आया है, खुद करोगे, ठीक है। राम, श्याम, रोहन है, आपको हिंट दे देता हूं, जो भी इस क्वेश्चन को कर पाएगा उसको मेरी तरफ से 2 रुपए का नगद इनाम मिलेगा, ठीक है। ये खुद करोगे क्वेश्चन और मेरे को आंसर बताओगे। 71 नंबर क्वेश्चन है, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको कल बता दूंगा, कल अगले मॉक में बता दूंगा, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, मुझे आंसर बताओ कि सर ये क्वेश्चन का आंसर है, कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन में आप पे छोड़ रहे हैं, एवरेज का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कुछ नहीं है, सबकी एज काउंट करनी है और उसमें फिर देखना है कि कितनी बढ़ रही है कितनी घट रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप पे छोड़ा मैंने। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, कार्यकुशल का मतलब इफिशियंसी उसकी, ए है ये बी है, इसकी इफिशियंसी इसके 20% अधिक है, मतलब कि इसकी 120 है, 120 और इसको 5 और 6 लिख सकते हैं, यानी कि 120 और 100 को कितने लिख सकते हैं, 5 और ये 6 लिख सकते हैं, ठीक है, 5 और 6 हो गई। कह रहे कि ए अकेला एक कार्य को 29 दिनों में कर सकता है, ए अकेला कितनी इफिशियंसी करेगा, 6 की इफिशियंसी से 29 दिनों में करेगा। और फिर कह रहे हैं तो एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में करेंगे, 6.11 का एफिशिएंसी करेंगे तो 6 निम 54, 6 दूनी 12 और 5 17 यानी कि 174/11। कहाँ है ये वाला, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्रत्यय, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन रोजाना आ रहा है। एलसीएम क्या होता है, वो एक लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है जिसमें सब संख्याओं का भाग चला जाए, और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जिसका सब संख्याओं के अंदर भाग चला जाए, ठीक है। ये दो डिफरेंस होते हैं एलसीएम और एचसीएफ के अंदर। कह रहे हैं कि उनका एचसीएफ जो है वो 9 है, एचसीएफ 9 है, यानी कि इसका कॉमन फैक्टर होगा, मतलब कि 14 के साथ भी आएगा
और ये जो है वो इसके साथ भी आएगा, 9 गुना में जो है 19 के साथ भी आएगा। कोई ऐसी संख्या बताओ जिसके अंदर जो है जो एलसीएम हो जिसके अंदर ये सबका भाग चला जाए। सबका भाग चला जाने के लिए एक एलसीएम मतलब 9 और 14 तो होना जरूरी है, उसमें 9 और 14 तो होना जरूरी है। उसके बाद में मान लो कि कोई ऐसी संख्या थी, मान लो कि एक ही संख्या है, उसके अंदर सब संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो एक बार मैंने इसको 9 गुना 14 लिख लिया, ये संख्या थी, मैंने 9 गुना 14 लिख लिया, ठीक है। तो 9 गुना 14 यानी ये वाली संख्या का तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। फिर सिर्फ 9 का भाग जाएगा, 19 का और नहीं जाएगा, तो 19 को इससे और गुना करना पड़ेगा, यानी कि 9 गुना में 19 गुना में 14 जो है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम वही होती है छोटा से छोटा कॉमन फैक्टर होता है जिसमें सारी संख्याओं का भाग चला जाए। देखो इसमें सबका भाग चला जाएगा, 9 गुना 14 का भी चला जाएगा, ठीक है, 9 गुना 14 का चला जाएगा, देखो। फिर 9 गुना 19 का चला जाएगा, देखो 9 गुना 19 का भी चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो एलसीएम हो गया। तो 14 को पहले से 19 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 निमा 106 12, 14 के हम 14 और 12 कितने हो गए, 14 और 12 हो गए, 14 और 2 16 और 10 26 हो गए ना, 266 हो गए। इसको फिर 9 से गुणा करोगे, पक्का 266 ही हुए। 14 निमा 126 बचे 12 और 14 एकम 14, 14 और 12 कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। 9 छंग 54 हो गए, ठीक है। 9 छंग 54 और 5 59 और 9 दूनी 18 और 5 23, 2394 कहाँ आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलेंगे, पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है, क्यू 90 डिग्री देखो, क्यू 90 डिग्री है तो ये बना लेंगे, यहाँ पे हम इसको 90 डिग्री बना देंगे। ये क्यू है, ये क्यू है और ये पी है और ये आर मान लेंगे इसको, ठीक है। उसके पी क्यू 8 सेंटीमीटर है, पी क्यू 8 सेंटीमीटर है और पी आर क्यू 45 है, पी क्यू आर क्यू 45 है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। और 45 का एक जो रूल होता है, क्या रूल होता है, ये अगर एक है तो ये भी एक होगी, 45 अगर 45 आपको दिखे यहाँ पे, मान लो ये आपको रेस से, मान लो आपको तीनों ट्रायंगल बता देता हूँ, 3 प्रकार के ट्रायंगल आपके यूज में होते हैं। यहाँ पे मान लो 30 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री है, तो इनका रेशियो क्या होता है, इसके सामने वाली भुजा तो √3 होगी, इसके सामने वाली भुजा 1 होगी और इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 2 होगी, ठीक है। और अगर एक ट्राइंगल ऐसा है जिसके अंदर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है और ये वाला तो 90 है ही है, तो इसके सामने वाली भुजा जो है ये तो √3 होगी और इसके सामने वाली भुजा 1 होगी और इसके सामने वाली भुजा 2 होगी। वैसे ही अगर ये 45 है और ये भी 45 है, 45 90 ये हो गए और 90 तो ये है ही है, तो इसके सामने वाली भुजा 1 होगी और इसके सामने वाली भी भुजा 1 होगी और इसके सामने वाली भुजा √2 होगी। तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि ये तो 45 है और ये भी 45 है, ठीक है। अब आपको पूछा है कि ये वाली भुजा कितनी होगी, क्यू आर पूछिए, तो ये 8 है, ये 1 है तो ये 1 होते हैं, ये √2 होती है तो ये 8 है तो ये भी 8 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे चलो, आगे क्या कह रहा है, ये आगे कह रहा है कि मान लीजिए ओ वर्त का केंद्र है, ओ वर्त का केंद्र है भाई, ये अपना वर्त है, ये अपना वर्त है, ठीक है। ओ वर्त का केंद्र है, पी बाहर से एक बिंदु है, पी बाहर एक बिंदु है, ये पी है यहाँ पे, ठीक है। और पी ए बी वर्त की एक छेदिक सीकेंट है, पी ए बी सीकेंट है, पी ए बी सीकेंट है वो, अरे सीकेंट ऐसे कैसे जा रही भाई, छेदक रेखा, छेदक रेखा का मतलब ये नहीं कि वो सेंटर के बीच में से जाएगी, जरूरी नहीं है, कहीं से भी निकल सकती है, ठीक है। अच्छा ये हमारे मेरा पेंटे भी खत्म हो जा रहा है आगे, यहाँ ऐसे, ठीक है। पी ए बी का मतलब ये ए पे काट रही है, ये बी पे काट रही है, ठीक है। उसके बाद में कह रही है पी ए बी वर्त को ए और बी पे प्रतिच्छेद करती है, पी टी वर्त पे खींची गई एक स्पर्श रेखा है, पी टी ये रही स्पर्श रेखा का मतलब है यहाँ से स्पर्श करके जा रही है, ठीक है, यहाँ से। तो पी टी जो है स्पर्श रेखा, पी टी की लंबाई ज्ञात करनी है और पी ए बराबर 3 है, पी ए बराबर 3 है और ए बी बराबर 9 है, ए बी बराबर 9 है। पी टी स्क्वायर बराबर, इसका फॉर्मूला होता है, ये वाली जो लाइन आता है ना, इसकी स्पर्श रेखा निकालने का एक फॉर्मूला बराबर पी ए गुणा में पी बी, ठीक है। यानी कि इसका स्क्वायर बराबर इसका और इसका मल्टीपल, बड़ी और छोटी दोनों का मल्टीपल। देखो पी टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी ए कितनी है 9 गुणा में पूरी कितनी है, ये 9 है, ये 3 है तो 12 हो जाएगी, 12 36, यानी पी टी स्क्वायर बराबर 36 आ गया, तो पी टी बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हमारी आ गई इंग्लिश, हमारी प्यारी, किसी की भी प्यारी नहीं इंग्लिश। इंग्लिश से बहुत डर लगता है लोगों को, मेरे को भी लगता था पहले, मैंने रट दिया इंग्लिश को, इंग्लिश को कोई रट कैसे सकता है, मैंने रट दिया, बताओ। चलो अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। चलो भाई एकदम बढ़िया से मजे से क्वेश्चन होते जा रहे हैं ना आपके, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं घबराना नहीं है मेरे दोस्तों, घबराया मत करो। स्टार्टिंग में जब मैं तैयारी करता था मेरे को भी नहीं आते थे, मैं भी तो करने लगा हूँ, मुझे भी तो आने लगे हैं, है ना।
आएंगे, आपको भी आएंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहो, बस अपना मोरल डाउन नहीं करना है किसी ने भी। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 6 महीने का तो बहाना है, 6 महीने में आपको सिलेबस पूरा करवाना चाहता हूँ, पर 6 महीने के बाद भी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। फिर उसके बाद में मैं आपको टाटा बाय बाय बोल दूंगा, फिर आपके छोटे बहन भाइयों को पढ़ाऊंगा मैं ऐसे। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट इज ऑलवेज लेट टू द क्लास, ही हैज बीन वार्न। बीन के बाद में कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, तो ये हमारा गलत हो गया। कौन सा वाला गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे, ऐसे इंग्लिश चेक करी जाती है ऐसे। द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज who called in sick and the number of employees who left their jobs within 2 years were reflective of the level of job satisfaction। verb वर होगा या फिर आर होगा, आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। Omnivorous get energy and nutrients from plants and animal materials by digesting fat and fibers and metabolizing the nutrients and energy of the source ingested। The many diverse animals categories as omnivorous may be divided into subcategories based on their डाइटरी हैबिट्स। एंड omnivorous इज, omnivorous क्या होता है? जो सर्वभक्षी, कुछ भी खाता है। ठीक है, कुछ भी, मतलब उसके सामने कुछ भी डाल दो, हार्ड मांस कुछ भी डाल दो, सब खा जाता है, omnivorous होता है वो। इज एन एनिमल दैट कैन फीड द थ्राइव ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल सब्सटेंस। ठीक है, यही इसने बताया जो मैंने बताया था। दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू इंटीग्रेट फूड सोर्सेस लाइक एल्गी, फंगस एंड बैक्टीरिया इनटू देयर डाइट। ठीक है, मतलब कि एक ओमनिवरस की बात हो रही है। सबसे पहले ओमनिवरस, एंड ओमनिवरस इज एनिमल दैट कैन फीड एंड थ्रिव ऑन बोथ। तो पहले तो सी से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस। सी से तो कौन सा स्टार्ट हो रहा है? ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। सी के बाद में ए आ रहा है, दोनों में देखो। द ओमनिवरस इज एन एनिमल दैट कैन फीड द थ्रिव बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सब्सटेंस। उसके बाद में ओमनिवरस गेट एनर्जी from plants and animal material by digesting carbs, protein, fat and फाइबर। से ये लिख के उसके बाद में ए से ये सेटिफाई होगा कि हाँ सी के बाद में ए तो आने वाला ही है। ठीक है, उसके बाद में बी आएगा या डी आएगा? देखो बी आएगा या डी आएगा, ये आपको चेक करने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। दे ऑल्सो हैव कैपेसिटी। देखो दे गेट एनर्जी न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स, ये करके उसके बाद में कैपेसिटी पे जा रहे हैं, यानी कि डी आएगा पहले, डी के बाद दे इसके बाद में आएगा। द मैनी डाइवर्स एनिमल्स कैटेगरीज as omnivores may be divided into subcategories based on their dietary habits। ठीक है, तो पहले डी आएगा उसके बाद में बी आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। चलो भैया आगे। रोड्स इन विलेजेस ड्यूरिंग रेनी सीजन्स बिकम्स मडी। मडी का मतलब होता है, मडी का मतलब क्या होता है? गंदा। मड, मड किसको बोलते हैं? मड कीचड़ को बोलते हैं। मडी यानी कीचड़ वाली हो जाती है। तो फिल्थी का मतलब गंदा होता है। ठीक है, ये हमारा जो आंसर हो जाएगा। सेम देखना ना, सिनोनिम देखना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे, द पोइट मैनेज टू पेंट विविड। विविड का हमने सिनोनिम देखना। विविड कौन होता है? जीवित बोल सकते हैं, एकदम जीवित इंसान होते हैं ना, जैसे एक तो जीवित होता है उसको बोलते हैं विविड बोलते हैं, ऊर्जावान, जिसके अंदर ऊर्जा वगैरह होती है। तो इसको, इसका जो है वो आंसर क्या होगा? इसका होगा सिनोनिम इवोकेटिव। इवोकेटिव लिखना पड़ेगा। इवोकेटिव का मतलब होता है जीवित या फिर ऊर्जावान। आगे चलेंगे। चलो आगे चलेंगे। आगे कौन सा नंबर है? 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 81 तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, आई वॉज फैसिनेटेड बाय द नोवेल। तो इसको क्या बनाना है हमने? पैसिव बनाया हुआ, इसने पूरा एक्टिव बनाना है वापस। तो द नोवेल फैसिनेट्स मी या फैसिनेटेड मी, क्या होगा? द नोवेल फैसिनेटेड मी होगा, क्योंकि टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। अगर फैसिनेटेड आ रहा है तभी वोज आ रहा है, अगर फैसिनेट होता तो फैसिनेटेड आ जाता, सीधा वोज नहीं आता। ठीक है, द नोवेल फैसिनेटेड मी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे। ये कह रहा है कि इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी है। इनकरेक्ट स्पेलिंग जो है इसमें कौन कौन सी गलत है? गारंटी की स्पेलिंग सही है, GUARANTW, ये गारंटी की स्पेलिंग होती है। GUARANTW, गारंटी सही है। स्ट्रक्चरल की स्पेलिंग सही है, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल की स्पेलिंग भी सही है। डाउन ट्रोडन की भी स्पेलिंग सही है। हायरार्किकल की स्पेलिंग गलत है। हायरार्किकल की स्पेलिंग क्या होती है? वो होती है HIERA होती है। यहाँ पे ए नहीं दिया है ना, AR के बाद में होता है CHICAL। ठीक, हायरार्किकल होता है। हायरार्किकल की स्पेलिंग जो इसमें गलत दे रखी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे स्पेलिंग एरर देखना है, तो डायबिटीज की स्पेलिंग गलत दे रखी है ना, डायबिटीज की स्पेलिंग चेक करनी है।
और तो डिजीज की स्पेलिंग तो सब में सेम है, DISEASE, ठीक है। डिजीज की स्पेलिंग तो सब में सेम है, क्रॉनिक भी सेम है। डायबिटीज की स्पेलिंग गलत दे रखी है, तो जो नो कंटेंट से चुना, मतलब सही कौन सी है वो चूज करनी है। तो डायबिटीज की स्पेलिंग क्या होती है, DIABETES होती है, DIA। डायाबिटीज, डायाबिटीज, डायबिटीज, डायबिटीज इसको बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है, ये वाले इसमें ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलो the man who was committed the theft last night was caused there दिस इवनिंग। तो अगर लास्ट नाइट आ रहा है तो लास्ट नाइट आ रहा है यानी प्लस सिंपल जाएगा, सिंपल जाएगा तो वॉज नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किसने में गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ है भाई। चलो आगे। हेल्दी, अच्छा, हेल्थ क्लब मेंबरशिप हैज ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड का मतलब होता है बहुत तेजी से, वेरी क्विकली। क्विकली कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी में। स्टीर क्लियर ऑफ, स्टीर इसमें ईडियम के अंदर जो अर्थ होता है इसका मतलब होता है किसी से दूर रहना, परहेज रखना, यानी अवॉइड समथिंग एंड समवन बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर यू। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ईडियम से याद करनी होगी आपको, इतना थोड़ा आप रख ही सकते हो। स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब किसी से दूर ही रहना, ईडियम खुद ही आंसर दे रही है आपको। द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू सरप्राइज देयर टीचर्स ऑन बर्थडे। तो ये क्या देखना है यहाँ पे, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है या फिर क्या है, द डियर टीचर्स एट आवर बर्थडे, नहीं ये तो सही है बिल्कुल। डियर टीचर, द स्टूडेंट्स के लिए तो डियर आ गया और हर किसके लिए आ गया, टीचर के लिए आ गया, यानी कि ये नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड का मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। तो द ड्राइवर वॉज टेकन टू द नियरेस्ट डिस्पेंसरी बाय द बेगर्स। तो बेगर्स टुक आएगा, टुक तो आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म से सीधा वॉज टेकन हुआ है, तो टुक तो आएगा ही आएगा, एक्टिव वॉइस है। पीछे भी मतलब सेम टेंस का पीछे भी मैंने एक लिया था एग्जांपल, और एक ये ले रहा हूँ। टुक तक तो आएगा, ये टेक वाला नहीं हो सकता, द नियरेस्ट डिस्पेंसरी ये भी नहीं हो सकता, दो में से क्या फिर सही होगा। द बेगर्स टुक द ड्राइवर टू डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी नहीं, नियरेस्ट डिस्पेंसरी। कोई भी वर्ड मिस नहीं करना है, सारे के सारे वर्ड लिखे होने होते हैं। एक सेंटेंस में आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो पैसिव बनाते टाइम सारे के सारे वर्ड लिखने होते हैं। यहाँ पे देखो डिस्पेंसरी लिख दिया, नियरेस्ट डिस्पेंसरी नहीं लिखा, तो नियरेस्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा लिखना होता है, अपनी तरफ काटना नहीं होगा कुछ। He was sitting besides, besides नहीं होता है, beside नहीं, ये beside होता है। besides का मतलब के साथ होता है और beside का मतलब बगल में होता है। बगल में कौन सा वाला beside, was sitting, तो ये ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा, was sitting beside his best friend during the event, ठीक है। the efforts of the doctors came to a futile, futile का मतलब होता है निरर्थक, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकले, निरर्थक। और इसका निरर्थक का जो क्या हमें बताना है, हमने साइनो बताना है। आज एंटोनियम का क्वेश्चन नहीं आया यार, साइनो बताना है। तो फ्रूटलेस हो गया, फ्रूटलेस का मतलब कोई जिसका फल नहीं निकलता बिना फल के, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम बताना था। व्हेन आई गॉट द जॉब आई न्यू व्हाट एफर्ट अर्नड मनी रियल इज, या सॉफ्ट अर्न या हार्ड अर्न, हार्ड अर्न मनी। जब मैंने जॉब पाया तब मुझे पता चला कि मेरे पापा कितना मुश्किल से पैसा कमा के लाते हैं, ठीक है, हार्ड अर्न। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे, रसेल विल्सन एंड NFL अबाउट नाओमी ओसाका या फिर हैज बीन स्पेक्यूलेटर टू वॉच ह्यूमिलिटी डेडिकेशन टू अदर्स प्लेयर्स। अदर्स के बाद में प्लेयर्स तो आ नहीं सकता, यानी कि अदर्स प्लेयर, यानी कि आर के बाद ऐसे नहीं आ सकता। कहीं आर के बाद ऐसे क्या, आर के बाद ऐसे क्या, कहीं काट देंगे, आर के बाद ऐसे नहीं आ सकता। चलो ये काट दिया मैंने। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि रसेल विल्सन एंड NFL प्लेयर, NFL प्लेयर यानी एस से शुरुआत होगा, एस से तो एक ही शुरुआत हो रहा है, बस खत्म, खेल ही खत्म। ऐसे तो एक ही शुरुआत, NFL प्लेयर होगा ना, NFL हैज बीन थोड़ी होगा, या फिर NFL अबाउट नहीं होगा, हैज बीन कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा प्लेयर पे जाओ, एस से स्टार्ट होगा। आगे चलेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल अटर या हैवी कंफ्यूजन या फिर वेटी कंफ्यूजन या फिर वास्ट कंफ्यूजन। तो अटर, अटर का मतलब होता है बोलना, बोल के कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, तो अटर इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको मीनिंग याद होने चाहिए भाई वर्ड्स के, ज्यादा से ज्यादा वो कैब पढ़ो, ब्लैक बुक पढ़ो, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा पिछले 10 सालों की। ये क्या सिनोनिम्स बताना, मोरोस, मोरोस का मतलब होता है दुखी, दुखी किसका है बताओ सिनोनिम, साइनो सैनो भरे पड़े है ना। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है निराशाजनक, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ग्लूमी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलो। श्रवण सैड, मैंने कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं सबको मैंने सिनोनिम ही लगा दिया और कहीं एंटोनियम भी थे कहीं। चलो वैसे तो सही किया मैंने। Select the correct direct indirect। अच्छा, सर्वन said that said the prisoner had slipped throughout the journey। तो ये इसने इनडायरेक्ट लिख रखा है और डायरेक्ट अपने लिखना है। तो सर्वन said the prisoner had slipped
द जर्नी हैड स्लिप्ड होगा या फिर क्या होगा, हैज स्लिप्ड तो होगा नहीं, हैड आ रहा तो हैड का हैड ही चलना पड़ेगा, हैज सैड। सैड के बाद में सेज का सैड बन नहीं सकता, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सेज का सैड नहीं बनेगा, सैड का सैड रह रहा है, तो सैड के बाद में हमारी जो है वो ये वाली भी नहीं आ सकती। यहाँ पे अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में चलेगा, यानी कि ये वाला भी गलत है। इस दो में से चूज करना है, हैड के बीन बाद बीन आएगा या फिर हैड स्लिप्ड आएगा। हैड बीन स्लीपिंग आता तो यहाँ पे कुछ ये भी स्लीपिंग वगैरह कुछ लगाता, ये स्लेप्ट का क्या कर रहा है, हैड स्लेप्ट कर रहा है, मतलब कि ये वाला ही है। हैड स्लेप्ट का मतलब क्या कर रहा है, थ्रू आउट द जर्नी द प्रिजनर हैड स्लेप्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। चलो आगे, अब आ गया हमारा क्लोज टेस्ट। इसको देखें, कॉमिक्स हैव मैनी सुपर हीरोज, ये क्या है, बेंटूल द ग्रेट वाज इन द ईयर 1965 इन द backdrop of the Indo-Pak War. Indrajal Comics was set up in 1964 and Abid Shruti, आबिद सुरती, क्या ये सुरती है, आबिद सुरती किसी का नाम है, हु गेव बर्थ टू ए कैरेक्टर कॉल्ड बहादुर इन 1976 वियरिंग कुर्ता एंड जीन्स। राज कॉमिक्स 2 इनटू द स्पेस। अच्छा, कॉमिक्स के बारे में बात हो रही है और कॉमिक्स ने ना बहुत सारे हीरो पैदा किए हैं, तो ये चीज इसमें बोलेगी, तो हम सेट करना स्टार्ट करते हैं अपने आंसर। द कॉमिक्स, या फिर सीधा कॉमिक्स हैव बिल्ट या प्रोड्यूस, फैब्रिकेट या फिर मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर भी नहीं करेगा, और ये प्रोड्यूस करेगा या बिल्ट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि बिल्ट थोड़ी करेगा, वो कोई बिल्डिंग थोड़ी बना रहा है, कॉमिक्स तो हीरोज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोड्यूसर जैसे, तभी तो बोला जाता है उसको। बंटाल द ग्रेट वॉल इंस्पायर्ड या प्रोमोटेड, क्रिएटेड या जनरेटेड, तो इंस्पायर्ड नहीं, द ग्रेट वॉज जो क्रिएटेड इन ये जो एक बंटूल द ग्रेट वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 1965 इन द बैकड्रॉप ऑफ इंद्रजाल कॉमिक्स वॉज सेट अप इन 1964 एंड 1964 एंड एम्प्लॉयड, ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्टेड या फिर ऑथोराइज्ड, तो क्या होगा इसमें, कॉन्ट्रैक्टेड या ऑथोराइज्ड, एम्प्लॉयड ही होगा, एम्प्लॉयड आबिदी श्रुति, एम्प्लॉयड होगा, ऑर्डर तो कर नहीं सकता वो, क्योंकि यहाँ पे इंडो पाक वॉर के बीच में कोई एक उसको स्थापित किया इन्होंने, मतलब क्रिएट किया, कोई एक कॉमिक क्रिएट किया है बंटूल के नाम का, तो इंद्रजीत कॉमिक्स वॉज सेट अप इन 1964 and created Arbit Shruti, who gave birth and character called Bahadur in 1976 wearing kurta and jeans. Raj Comics 2 के बाद में क्या आएगा, 2, हाँ ये चौथा है, 2 इन्वेडेड या पेनिट्रेटेड या फिर इंटरेड या फिर पियस्ड, क्या होगा भाई इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका इंटर इंटर ही आएगा, आपको पता लगना चाहिए इतना, तो इंटर के बाद ही इंटू आता है, ये प्रीपोजिशन हमारा फिक्स होता है इंटर के लिए बाद में। दिस स्पेयर विथ दियर नोटेड या इन्फ्लुएंशियल या फिर फेमस या गुड, तो इसके बाद में तो फेमस ही आएगा, फेमस टून कौन से है बताओ, नागराज, तिरंगा एंड शक्ति टुगेदर कॉल्ड ब्राह्मण रक्षक, प्रोटेक्टेड ऑफ द यूनिवर्स, ये चीज इसने बहुत सारे वो शो बनाया था, शो के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक करना सेशन को और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और स्टेटस वगैरह में लगाया करो भाई, है ना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर किया करो, मेरी तरफ से आपको इतना साथ दिया जा रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस इसी चीज़ से बढ़ता है और मेरा मोटिवेशन इसी चीज़ में है कि आप जो शेयर किया करो, लोगों को बताओ कि इस बारे में यहाँ पे जो है वो तैयारी करवाई जाती है, ऐसा गाइडेंस यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे कोई भी एक पैसा नहीं लिया जाएगा, और ना तो आपसे लिया जा रहा है, ना ही आपके छोटे उनसे लिया जाएगा, और नहीं आपके, आप जब शादी हो जाएगी आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, ऐसे छोटे छोटे बच्चे होंगे आपके, फिर बाद में वो बड़े बनेंगे और स्कूलिंग करके फिर वो पहुंचेंगे एसएससी की तैयारी करने के लिए, तो वो एसएससी की तैयारी करते टाइम मैं भी उनको मैं तैयारी करवाऊंगा, तब भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, यहाँ से पैसा कोई 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा कभी, हमेशा फ्री रहेगा ये, ठीक है, प्लेटफॉर्म हमेशा फ्री रहेगा ये। तो जो भी आपके नॉन में है, तैयारी करना चाहते हैं एसएससी की, सबको गाइड इसको, मतलब इस सेशन को या फिर जितने भी सेशन मैं लेता हूँ सबको उन तक पहुँचाया करो, ठीक है अभी। चलिए, थैंक यू सो मच देखने के लिए, और अपनी तैयारी करते रहिए और बने रहिए अपनी तैयारी के अंदर। चलिए, थैंक यू।